ठीक है, तो सवालों का सिलसिला जो है शुरू किया जाए सीधे सीधे, और जो सवाल हों लिए जाएं, या फिर जो है तेजस्विता तुम डायरेक्टली अपना सवाल कर सकती हो। स्पीकर ऑन करो, सवाल करो। ओके सर। सर आवाज आ रही है? हम्म। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि भारत में सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में क्या नीति तुम्हारी है? आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है मुझे। एक मिनट सर। हाँ। सर भारत में सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में क्या नीति है? ये भारत में सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में क्या नीति है, ये नीति तो कई लेवल पर हो सकती है। जैसे कि अगर एक कहें तो भारत में जो है परिसंघीय ढांचा अपनाया गया है, तो परिसंघीय ढांचा अपनाए जाने के कारण जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। तो विकेंद्रीकरण की नीति को ही अपनाया गया है, और साथ में ही संविधान की मूल भावना के अनुसार हम यह मान सकते हैं कि यह जो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, यह सहकारी संघवाद के आधार पर जो है चलनी चाहिए, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सब लोग मिलजुल करके प्रयास करें। तो सर इसमें जब पार्टियों के प्रतिनिधित्व की बात आती है और अलग अलग संप्रदायों के तौर पर प्रतिनिधित्व के तौर के बात आती है, तो उस संदर्भ में सत्ता की साझेदारी को बताइए। अब वही है कि सत्ता की साझेदारी अगर हम जो है राज्य केंद्र के स्तर पर देखते हैं, तो यह जो है निसंदेह परिसंघीय ढांचे पर है। और जब यही सत्ता की साझेदारी जो है, जब तुम बोल रही हो कि अलग अलग समुदाय और अलग अलग संस्कृति के लोग करें, तो यहाँ पर भारत की जो साझेदारी की प्रवृत्ति है वह लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर है। और लोकतंत्र में जो है हमेशा विविधता को सम्मान दिया जाता है, और लोकतंत्र में चूंकि बहुमत के साथ शासन के साथ साथ अल्पमत को भी जो है पूरा सम्मान दिया जाता है, इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक परिसंघात्मक सहकारी जो है ढांचा हमारे देश में अपनाया गया है। प्रश्न मूल रूप से क्या है, अगर तुम उसे दिखा सको तो ज़्यादा बेहतर, या लिख सको तो पूरा पूरा प्रश्न क्या है, ये प्रीलिम्स के लिहाज से है, मेंस के लिहाज से है, या कहीं पूछा गया है? नहीं सर, जो एनसीईआरटी रीडिंग करी है ना, तो उसमें जब पार्टियों के चुनाव वाली जो भी चीजें आ रही थी, तो सत्ता की साझेदारी शब्द जो है कई बार प्रयोग में लाया गया है, तो इस कारण से ये प्रश्न पूछा। सत्ता की साझेदारी, देखो जब तुम प्रश्न पूछ रहे हो कि क्या नीति अपनाई गई है, तो वह प्रश्न बदल जाता है। और सत्ता की साझेदारी का मतलब यह है कि सत्ता किसी एक बिंदु पर, किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक समूह के हाथों में सीमित न रह करके यह संपूर्ण भारत के जो लोग हैं, हम भारत के लोग के जरिए ही यह नियंत्रित होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि जब सत्ता की साझेदारी के हम बारे में हम बात करते हैं, तो सत्ता की ऐसी साझेदारी वह जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में हम भारत के लोग शब्द के साथ कहा गया है, तो सभी शामिल हैं, एक व्यक्ति तक भी शामिल है, लेकिन यह लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली के आधार पर है। और लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली कहे जाने के कारण यह सबका अधिकार है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। और संसदीय प्रणाली हमेशा राजनीतिक दलों की उपस्थिति के आधार पर होता है, क्योंकि एक बहुत बड़े देश में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं अपना सकते, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाने हैं। और यह प्रतिनिधि दो आधारों पर चुने जाते हैं। एक आधार होता है कि उस प्रतिनिधि का अपना व्यक्तित्व कैसा है, और दूसरा उसकी विचारधारा कैसी है। विचारधारा को आइडेंटिफाई करने के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम उसको उसके राजनीतिक दल, जिस दल से वह संबद्धता रखता है, उसके आधार पर हम उसे समझ सकें। सर एक प्रश्न और। सर भारत में जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है निर्वाचन प्रक्रिया में, तो इसमें नहीं, एक भारत में निर्वाचन प्रणाली में कौन सी प्रणाली बोली तुमने? पूरा शब्द बोलना। समानुपातिक प्रतिनिधित्व।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व भारत में जो है, भारत में चुनाव दो प्रकार के होते हैं। कुछ चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव हैं, कुछ चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव हैं। प्रत्यक्ष चुनाव में समानुपातिक प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती, यह हमेशा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव में ही अपनाई जाती है। सर एनसीईआरटी में जैसे बेल्जियम कंट्री का एक एग्जांपल दिया गया था, तो सर वहाँ पर है ना, जैसे कि वहाँ पर भी भाषाई विभिन्नता पाई गई थी, दो भाषा ग्रुप के है ना लोग पाए गए थे, तो उस आधार पर भी वहाँ पे है ना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई थी। और सर ये जो प्रणाली है ना सर, इसमें मैं आपको सर एनसीईआरटी की बुक का आपको वो पैरा पढ़ के सुना दूं तो तब तक आप दूसरे से क्वेश्चन कर लीजिए सर, है ना? जिसको पूछना हो करते रहे। जी जी सर। ठीक है, और किसी के पास कोई प्रश्न है जब तक तेजस्विता अपना जो एनसीईआरटी उठा रही है? स्वदीप, क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल तैयारी में? तुम्हारी ऑडियो बहुत खराब आ रही है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। सर सर मतलब मेरा वैसे डाउट तो नहीं है, लेकिन सर 118-33 का चार्टर अधिनियम है, 1853 का, सर ये मेरे सारे कंफ्यूज रहते हैं, मेरे को कभी याद नहीं होते, मतलब कि या तो हो जाता है लेकिन सर पता नहीं कर पाती है किस में नहीं है वगैरह वगैरह। ये बेटा प्रैक्टिस के जरिए आएगा। जब तुम क्वेश्चंस करना शुरू करोगी तो क्वेश्चंस में जितनी बार गलतियां होती चली जाएंगी उतनी बार वह तुमको याद दिलाता चला जाएगा। तो क्वेश्चंस के हिसाब से इसको चलने की कोशिश करो। इनके कैसे मिल भी तो नहीं रही ना, मतलब कि जैसे याद करती हूँ बस फिर वैसे वापस रफ में उतार देती हूँ, वैसे समझ नहीं आता कि इसमें घटना चक्र लिया तुमने? नहीं रटा नहीं है, मतलब कि ऐसे मैंने टॉपिक बना के रखे हैं सभी के अकॉर्डिंग किए। घटना चक्र, अच्छा घटना चक्र सर को मेरे को तेजस्विता एक मिनट, पहले राजप्रिया बोल रही तो उसे बोलने दो, है ना? हाँ राजप्रिया। सर घटना चक्र उस टाइम थी नहीं मार्केट में, और अभी लॉकडाउन तो उस वजह से मिल भी नहीं पा रही मेरे को। ऑनलाइन मिल जाएगी बेटा सब कुछ। तो सर उसमें मिल जाएंगे इसके सारे क्वेश्चन? सारे क्वेश्चंस तो कहीं नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस तो रोज आदमी अपने मन से नए तरीके से गढ़ सकता है, लेकिन मैंने पढ़ने का हमेशा से तरीका यही बताया था। जब मैं क्लास में था तो भी मैं कई बार बोलता था कि आप क्लास में पढ़ते चले जाओ, और क्लास में जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे जो है एक एक चैप्टर ख़त्म करते जाओ और हर चैप्टर के जो है सवाल उठाते चले जाओ। जैसे अभी मैंने मेंस के क्वेश्चन देखे थे सर, उनमें तो सर वो लैंग्वेज में मतलब कैच ही नहीं कर पाती, इतने हार्ड लैंग्वेज में उन्होंने आंसर देके रखे हैं। कहाँ पर? सर वो मैंने दृष्टि की बुक ली थी एक, मतलब पहले से ली हुई है मेरे पास, मेंस के सॉल्व पेपर्स की लास्ट ईयर की है मेरे पास। मेंस तो सर उसमें हम लैंग्वेज ही समझने में। तुम मुझे बुक शो कर सकती हो? हाँ सर एक मिनट। और वीडियो तो सभी लोग ऑन ही रखो ना, तभी तो मेरी समझ में आएगी। सर ये वीडियो ऑन रखो सभी लोग। ये मेंस का सॉल्व पेपर है, ये नहीं। मैं प्रीलिम्स के लिए जो आता है मैं पहले उस पर बात करना चाह रहा हूँ। प्रीलिम्स का भी सर मतलब है मेरे पास, उसमें देखो ये मेरे पास सिर्फ प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स का कौन सा है? सर मतलब टॉपिक वाइज देखे तो रखे हैं। इस वाले तो सर क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, मोस्टली आ जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो कहाँ से मेरे को जितने भी थे ना। ये कौन सा है प्रकाशन? ये मृणाल पटेल का है ना? कौन सा पब्लिकेशन कौन सा इनका, मैं भूल रहा हूँ सर। ये 9th पब्लिकेशन में पूछ रहा हूँ सर। इसमें मतलब टॉपिक वाइज देखे रखा है, जैसे कि मतलब संविधान मतलब पॉलिटिकल अलग से देके रखा है पूरा। सर मैंने उसके वो क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, तो सर वो तो हो रहे थे कुछ हद तक। वो सारे सॉल्व्ड हैं, मतलब चैप्टर वाइज हैं पॉलिटी के? हाँ सारे चैप्टर वाइज हैं। कितने हैं सवाल? अगर मैं कहूँ कि भारतीय संविधान का इतिहास
कितने प्रश्न दिए हैं? भारतीय संविधान सर, 1 मिनट। सर अब मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ अब ठीक है स्वदीप। मैंने ईयरफोन हटा दिया सर। अच्छा हाँ, तो ईयरफोन की दिक्कत रही होगी। सर इसमें C1 के मतलब संविधान के तो क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है पूरे। संविधान में कहाँ से कहाँ तक ये नहीं समझ में आ रही है ना? हाँ सर, वो नहीं बता के रखे सर, मतलब पूरा संविधान पढ़ लो उसके बाद मतलब पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद में क्लियर कर पाते हैं, उसे टॉपिक वाइज नहीं है इसमें। टॉपिक वाइज नहीं है ना, तो जब घटना चक्र लोगी तो उसमें हर चैप्टर के सवाल अलग अलग दिए हैं कि यूपीएससी में कितने पूछे गए हैं, फिर अलग अलग जो स्टेट पीसीएस हैं उनमें कितने पूछे गए हैं, तो सबको एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की गई है, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर मेरा भी सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ सर मैंने घटना चक्र सर मैंने कम से कम 4 से 5 बार लगा ली, हाँ। लेकिन सर मेरे फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सर। तुम्हारे घटना चक्र से गलत हो जा रहे हैं? कौन से सवाल गलत हो नहीं नहीं, घटना चक्र में तो सारे सही हो जाते हैं, वो तो बिल्कुल रट सी गई है मेरी, लेकिन जब मैं टेस्ट देने बैठता हूँ या पेपर में बैठता हूँ तब वो गलत हो जाते हैं सर क्वेश्चन। वीडियो ऑन करो सर वीडियो में सर मेरा चेहरा बहुत बेकार है सर, एक तो लाइट भी नहीं है। तो क्या तुम्हारी शादी के लिए जो है यहाँ पर हम लोग तिलक विलक चढ़वाने की व्यवस्था करके बैठे? नहीं नहीं, देख लो सर अब मैं दिख रहा हूँ। एक्चुअली में फेस टू फेस बात करने में चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, है ना? ऐसा लगता है कि जैसे कोई ब्रह्म वगैरह हो जिससे हम बात कर रहे हैं। स्वदीप, दो अलग अलग चीज़ें हैं। घटना चक्र की ज़रूरत किनको है? घटना चक्र की ज़रूरत उनको है जो कि अभी प्रारंभिक स्टेज पर हैं, जैसे तेजस्विता या राजप्रिया, ये 2023-24 के स्टूडेंट्स हैं जी। ठीक है, तो इनके लिए जो है ये ठीक है कि ये अभी जो है वो पकड़ना सीखें कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तुम्हारा जो लेवल है तो लेवल बहुत ऊंचा है, तुम्हारा तो सिलेक्शन 2021 में है, तो तुम्हें तो जो है अलग अलग जगहों पर वो घटना चक्र का लेवल अच्छा नहीं है। घटना चक्र तो बहुत सामान्य लेवल के क्वेश्चंस उठा रहा है ना, तो इनको मैं किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि फैक्ट्स कैसे पकड़ें, सवाल कहाँ से पकड़ेंगे। इनको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सवाल इनके हल होने शुरू हो जाएंगे। जैसे राजप्रिया की शब्दावली क्या है, राजप्रिया कह रही है कि कुछ सवाल इनके हल हो जाते हैं, तो कुछ सवालों से मुझे क्या लेना देना। एग्जैक्टली जो है उससे हमें कोई लेना देना तो है नहीं। हमारा तो जो है ये है कि जैसे ये कह रहे हैं कि 1833 में क्या हुआ, 53 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ, सब आपस में जो है घालमेल हो जा रहा है। तो जब वो सवाल को करेंगे तो 1833 और 1853 में घालमेल होगा, तो इनको पलट करके देखना होगा, वह इनको रिकॉल कराएगा। जी सर। इसके बाद जब ये एक बार इनकी रीडिंग पूरी हो जाएगी, एक्चुअली में लोगों ने गलत क्या किया, जब मैं क्लास में, ये जयपुर के स्टूडेंट हैं, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था मैं तभी इन लोगों से जो है बोलता चला गया कि हर बार क्लास में आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर के क्वेश्चंस उसी दिन लगाओ। मैं सर आपने मुझसे भी बोला था सर। हाँ, और कमाल की बात जानते हो स्वदीप, तुमसे लेकर के राजप्रिया तक हर कोई सुना तो मुझको, किया किसी ने नहीं। सर मैंने तो किया है, मैंने सारी घटना चक्कर लगा दी सर, अब एक बार 4-4 बार। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं क्या चाहता था कि क्लास में आज मैंने पढ़ाया, कल आकर के आप मुझसे पूछो जी कि ये वाली चीज नहीं हुई, ये मेरे को बताओ। तो ये काम आपने नहीं किया। हाँ मैंने, तुमने भी नहीं किया, इनमें से किसी ने नहीं किया। अच्छा तुम सोचो कि जब तुम मुझसे पढ़ रहे थे तब तुम्हारे पास जो है डीडी बसु भी थी, सुभाष कश्यप भी थे, लक्ष्मीकांत भी थे, और तुम जो है किताब लेकर के 4 लोगों का गुट बैठा हुआ था जो मुझको हमेशा ही समझाने में लगा रहता था कि इस किताब में ये नहीं, ये लिखा हुआ है ना। वो पूरा एक जो है युवा तुर्क बैठा हुआ था क्लास में। स्वदीप ग्वालियर के स्टूडेंट रहे, मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। तो लेकिन वहाँ से क्या हो रहा था कि आप पढ़ तो रहे थे, आपके अंदर एक गुमान था
कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन यूपीएससी की जो डिमांड है वो पढ़े लिखे आदमी की नहीं है। उसका प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी समझ में आया या नहीं ये चाहिए। अब राजप्रिया भी क्या कर रही हैं, तेजस्विता भी क्या कर रही हैं, मनीष भी कुछ हद तक यही कर रहे हैं, जो लोग हैं मौजूद, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि ये लोग पढ़े तो, लेकिन पढ़ाई को ये नहीं समझ पाए कि इसका जो है व्यवहारिक प्रयोग कहाँ पर किया जाना है, उस प्रयोग को नहीं सीखा। और ये गलती न तुम्हारी स्वदीप थी और ना ही राजप्रिया या तेजस्विता की रही है, क्योंकि इसके पहले जितनी बार आपने पढ़ा है उतनी बार टीचर का अप्रोच क्या रहा है, मैं नोट्स लिखवा रहा हूं, तुम नोट्स लिखो और ज्यादा सवाल मत करो। ज्यादा सवाल पापी लोग करते हैं, यही अप्रोच था ना। तो आपको पढ़ाई में आपको थ्योरीज तो उतारने की कोशिश की गई, लेकिन जो एक्चुअल डिमांड है कि आपको सवाल सॉल्व करने हैं, वहां तक ले ही नहीं गए। अभी इलाहाबाद में कोचिंग में मैं पढ़ा करके आया, नाम भी ले लेता हूं, जीएस वर्ड में। तो जीएस वर्ड में मुझसे बोला गया कि आप इतनी गहराई में क्यों बच्चों को लेकर के चले जा रहे हैं, आप थोड़ा ऊपर सतह पर रहिए। इसके बाद मेरे बाद एक टीचर आए, जो दूसरे टीचर पढ़ाने आए दूसरे तीसरे बैच को, तो उन्होंने क्या किया कि सीधे सीधे जो है उठा करके ल्यूसेंट की स्टाइल में सारा आर्टिकल्स पढ़वा दिया। बच्चों को लगा कि ये बात तो बड़ी आसानी से समझ में आ रही है, आशीष सर तो पता नहीं क्या क्या जो है घूंघट उठाने का सिद्धांत पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या ग्रहण लगवा देते हैं, ये अनाप शनाप पता नहीं क्या करते थे। अब इसके बाद जब सर मैंने पहली बार पॉलिटी पढ़ी थी, जैसा आप बोल रहे हो ना ल्यूसेंट फॉर्मेट में आर्टिकल वाइज, देखो सर मैंने इसी फॉर्मेट में सबसे पहले पॉलिटी पढ़ी थी। बस उन्होंने संविधान को कंप्लीट करा दिया, पॉलिटी खत्म। तो पॉलिटी के नाम पे सिर्फ संविधान पढ़ा दिया। अब सिलेबस देखो कि सिलेबस में सिर्फ संविधान नहीं है, जो गलती तेजस्विता और राजप्रिया से हो रही है, ये आज उस गलती को कर रहे हैं। उसमें क्या है कि वह शासन व्यवस्था समझना चाहता है, उसके व्यवहारिक अप्रोच को समझना चाहता है। तो जब तक मेरे भैया सवाल नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें समझ में। अब दूसरी गलती क्या कराते हैं लोग, मतलब कत्ल कर देना है स्टूडेंट्स का, कि वो ये कहते हैं कि पहले मेंस करो, राइटिंग प्रैक्टिस। अरे भैया जब तक तुझको फैक्ट्स ही नहीं पता होंगे तब तक तू लिखेगा क्या? बिल्कुल सर। इससे तो अच्छा निबंध लिखवाइए आप शुरू में बच्चों से। आप जो है कहते हैं ना, तो कहते हैं मठाधीश होता है, जब मैं पीजी में थी ना, वहाँ पे 3 गर्ल्स थी, आईएएस की तैयारी कर रही थी, उनका एक अटेम्प्ट हो गया था। तो उन्होंने ऐसे कहा था कि तू अभी मेंस की राइटिंग शुरू कर दे, वरना फिर आगे जाके वहाँ पे घाटा होगा। मैंने तब सर फिर मैंने अब हमेशा एक पेज लिखती हूँ। फिर किसी ने वापस ऐसा कहा कि नहीं अभी मेंस की तैयारी मतलब पहले प्रीलिम्स पे ध्यान दे। फिर मैंने प्रीलिम्स पे फोकस किया। अब जाके ऐसा खुद का कर रही हूँ, ऐसा करना, अब जाके खुद की रणनीति बनाई है, ऐसे पढ़ना ऐसा नहीं पढ़ना। अपनी रणनीति, हर स्टूडेंट अपने आप में विशेष होता है। राजप्रिया मैं तुम्हें बताऊं, किसी ने मुझसे नोट्स मांगा तो मैंने उसको नोट्स दे दिए। नॉट श्योर कि किसने मांगा, मैं तो भूल भी जाता हूँ सब, ठीक है ना। किसी ने कहा कि सर अपने नोट्स दे दीजिए, मुझे आपके नोट्स चाहिए। मैंने कहा ले मैंने मांगे थे। अच्छा तू नहीं मांगे थे, पर ईमानदारी की बात है कि वही नोट्स लेकर के मैं क्लास में खड़ा होता था, और जब मैं लिखवाना शुरू करता तो जाहिर सी बात है कि अंतर बहुत आ जाता था। रीजन ये है कि नए फैक्ट्स नए आइडियाज आते थे। दूसरी चीज ये है कि कुछ बच्चों ने कहा, तो मैंने कहा कि तुम मेरा यूट्यूब चैनल देख लो, तुम्हें वहां से समझ में आ जाएगा। पर किसी बच्चे को मैंने ये भी बोल दिया कि तुम मेरा यूट्यूब चैनल मत देखना, वरना तुम्हारा तो जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट गया है उसे सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, फिर प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। अब तेजस्विता चाहे जितना इनको कोई जो है बांस की जो है पाइप पे चढ़ा दे, तेजस्विता को सबसे पहले इंटरव्यू की जरूरत है, राजप्रिया को नहीं है। राजप्रिया को प्रीलिम्स की जरूरत है, मनीष को सबसे पहले मेंस की जरूरत है। तो हर स्टूडेंट को अलग अलग जरूरत है, किसकी कमी कहाँ पर है
तेजस्विता की सबसे बड़ी समस्या मैं तुमको बताऊं, स्वदीप चर्चा कर रहा हूं तो तेजस्विता जो है बहुत जरूरत से ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ओढ़ी है। तेजस्विता अपनी तैयारी को एंजॉय नहीं करती है। तुम शकल देख लो, मेरे जैसे सर, मेरे जैसा नहीं, तुम बहुत यूनिक चीज हो यार। तुम तो जब मुझे पहली बार मिले थे ना, मैं क्या बताऊं, मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं ग्वालियर दोबारा जा नहीं पाया। पर ईमानदारी बताऊं तो तुम्हें तो देख करके मेरे मन में इतनी अच्छी फीलिंग थी कि मुझे यह लगता था कि मैं तो कुछ बढ़िया करवा ले जाऊंगा, पर वो डिस्कनेक्ट कर गए हम लोग। तुम राजप्रिया को बात करने का अंदाज देखो और तेजस्विता का देखो, तुम्हें दोनों का अंतर अपने आप महसूस होगा। तो अब जो चीज, अब जैसे कि धारवी है, धारवी को अगर किसी चीज की मुझे तैयारी करवानी होगी तो मैं बोलूंगा धारवी को कि धारवी सबसे पहले जो है ल्यूसेंट उठा के तैयार कर जाए। मैं धारवी के लिए बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी लूंगा। हर किसी के लिए मेरे दिमाग में स्ट्रेटजी अलग अलग है। राजप्रिया मेंस कैसे लिखेंगी, राजप्रिया को तो ABCD नहीं पता। तेजस्विता कैसे लिखेंगे, ABCD नहीं पता। अब इनसे कहो कि तुम लोग मेंस की राइटिंग करो, करेंगे क्या मेंस में, ये कहां से लिखेंगी? तो इन लोग को तो सबसे पहले चाहिए कि 3 महीना 4 महीना कलम तोड़ टॉपिक उठावे, घटना चक्र उठावे, टॉपिक पढ़ा, घटना चक्र लगाया, गलतियां जो हुई फिर से पढ़ा और उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ मुड़े। फिर इस तरह से करके एक राउंड पहले पूरा समाप्त करें। इस दौरान न्यूज़पेपर इनको डेली पढ़ना चाहिए। अप्रोच ही गलत है। जब आप कोचिंग में जाते हो तो कोचिंग की मजबूरी है, वह इंडिविजुअल फोकस नहीं कर सकता आपके ऊपर। कैसे करेगा, मजबूरी है उसकी। अच्छा, टीचर को भी जो है वो टाइम अपना जो है कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना होता है। मैं तो बैठता था 1.5 घंटा 2 घंटा में आराम से बैठता था, लेकिन हर एक टीचर जो है इतना अधिक नहीं बैठेगा। तो अब बच्चे के लिए दिक्कत है। तो वही मैं हर किसी से कहता हूँ कि ये जो इस तरह के सेशंस पहले हम लोग स्वदीप खूब लिया करते थे, अब इस बीच में जो है इतनी व्यस्तता मेरी ही हो गई और इतना भागम भाग हो गई कि नहीं ले पाया था। पर मुझे उम्मीद है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में ये सेशंस मैं खूब लूँगा। तो और तुम्हें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे मैं न रहूं तो तुम जो है इस तरह के सेशंस में आ जाओ, जुड़ जाओ, तो काफ़ी जो है बढ़िया रहेगा। और स्वदीप काफ़ी सीनियर हैं, कई मामलों में मुझसे भी बेहतर हैं। तो कई सब देखो, हर किसी की अपनी एक विशेषता होती है ना। तो तुम्हारी भी जो विशिष्टताएं हैं वो मैं समझता हूँ। तो राजप्रिया के लिए, तेजस्विता के लिए, मनीष के लिए, धारवी के लिए सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। इन लोग को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर उठाना चाहिए और न्यूज़पेपर की समरी अपने शब्दों में लिखनी चाहिए, है ना। सर जो संपादकीय आता है पृष्ठ पर, किसी भी न्यूज़ का लिखो, किसी भी न्यूज़ का मतलब आप जो कह रहे हो सर, अपनी लैंग्वेज में उसको समरी लिखनी है। तो सर मतलब जो संपादकीय पृष्ठ होता है सर, उसके फिर पूरे न्यूज़पेपर के जो जितने में पूरा मतलब न्यूज़पेपर का लिखोगे तो रोज एक किताब लिख दोगी। तभी तो मतलब पूरा न्यूज़ होना शायद 20 के आसपास का ही आता है। कोई एक न्यूज़ आप सेलेक्ट करो और वहां से करो। राजप्रिया, तुमको भी मैं बोलूँगा, मेरा जो YouTube चैनल है उस पर मैंने एक क्लास लिया हुआ है और वो क्लास इस चीज़ से रिलेटेड है कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, कौन सा सेक्शन पढ़ा जाए, कौन सा सेक्शन छोड़ा जाए, उससे रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि तुम लोग को वो देखना चाहिए एक बार। तो जब मतलब कि आप हमारे यहाँ पे थे, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे ना, उस वक्त तो सर हम घटना चक्र को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। एनसीईआरटी क्लियर नहीं हो पा रही थी, एक बार क्लियर कर ली थी बट फिर भी जैसे वर्ड कैच करने में दिक्कत आ रही थी। तो आपने कहा था एनसीईआरटी पढ़ो, तो सर मैंने एनसीईआरटी उस टाइम पढ़ी थी। और जैसे अभी मैं पढ़ती हूँ ना पॉलिटी, तो उसमें भी फिर बीच बीच में कभी कभी एनसीईआरटी उठा लेती हूँ, उस टॉपिक के लिए। अच्छा है, एक बार एनसीईआरटी जो है
पूरा ख़त्म करो। और जैसा कि तेजस्विता का अप्रोच देखोगी तो तेजस्विता कल मुझको दिखा रही थी कि पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस लिखने होंगे। जैसे जो बीच में जो क्वेश्चन आता आपने बताया था कि मतलब वो लिखना है, तो मैंने वो तो लिखे थे, और जो लास्ट का उनको मतलब ऐसे एक बार मन में कर लिया क्या इनके ऐसे आंसर होंगे, उनको लिखा नहीं था। अब उनको लिख भी रही हूँ, जैसे लॉकडाउन में भी टाइम ही टाइम रहता पूरे दिन रात, तो उनको लिख भी रही हूँ साथ साथ। राजप्रिया मुझे लगता है कि 3 घंटे की क्लास में लेता था, 3 साढ़े 3 घंटे की। मान लेता हूँ कि घर पहुँचते पहुँचते 4 घंटा, 24 घंटा में क्या रिवीजन न्यूज़पेपर कितने घंटे पढ़ते थे कि तुम्हें दोबारा टाइम नहीं मिलता था? सर वो बीएससी का साथ पढ़ना पड़ता था। बीएससी फर्स्ट ईयर का साथ पढ़ रही थी सर मैं। बताओ, इतने नन्हे मुन्ने बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। सर 16 साल की। सर बीएससी फर्स्ट ईयर में तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, मैं भी जब फाइनल ईयर में था तब मैंने सोचा था। 3 महीना 4 महीना मैंने पढ़ाई की थी मेरे साथ। सर मेरा एग्जाम 2026 में होगा। हाँ, तुम्हारा तो जो है तुमने बताया था तो 2026 में होगा, तो तुम्हारा तो जो है तुम्हें तो जो है टॉप मोस्ट उसके लिए तुम अपने आंसर्स के लिए जो है स्वदीप के टच में रहो। मैं आंसर जो है चेक नहीं कर पाता हूँ स्क्रीन पर, मेरी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि स्वदीप का नंबर ले लो और स्वदीप को अपने आंसर भेजो। स्वदीप भैया आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं नोट कर लेती हूँ। ठीक है, मैं मैसेज में डाल देता हूँ। ओके भैया। कहाँ पे मैसेज में डालो? हाँ, यहाँ के मैसेज में ना। हाँ, इन्हीं पे मैसेज में डाल देता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, यहाँ के मैसेज में डाल देना। तो सभी लोग जो है कनेक्ट कर सकते हो, अपने आंसर भेजो। और स्वदीप उस पर जो है बल्कि टेलीग्राम ग्रुप में क्यों नहीं जुड़ जाते हो? हाँ, ये भी सही है। टेलीग्राम ग्रुप भी सही है। ये जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आईएएस मार्गदर्शक करके, उसमें जुड़ जाओ। क्योंकि स्वदीप जिन चीज़ों का जो है उस पर बखान करेंगे, जो रिप्लाई करेंगे, उसको मैं भी वॉच आउट करता रहूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक के बजाय और बाकी लोग भी देख सकते हैं कि किसने क्या आंसर किया क्या नहीं किया है। पहले ये प्रैक्टिस बहुत होती थी जब मैं यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लास लेता था। तो अनअकैडमी के अतिरिक्त मेरी एक क्लास और होती है वहाँ पर यूट्यूब चैनल पर। और कल तो बड़ा बढ़िया मैंने एक टॉपिक लिया था, राजप्रिया थी, तेजस्विता और धारवी उसमें नहीं थी। और स्वदीप तुम भी 9 बजे वाली क्लास में सर हैं? 9 बजे वाली क्लास में सर। भैया सर मुगल स्त्रियों के लिए थी। नहीं, गूगल मीट की नहीं, मैं यूट्यूब पर मुगल स्त्रियों के लिए, मुगल शासन के लिए आपने बुक भी बताई थी उसके अंदर। हाँ, मुगल महिलाओं की। धारवी तुम भी सुनना, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने सर रात के 1 बजे देखी थी सर। तुम्हें कैसी लगी? सर मैंने अभी पूरी नहीं देखी थी, क्या है सर, मैं पढ़ रहा था, मैंने कि सुबह देखूंगा इसको। हाँ, वो मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि बहुत मैं मतलब कुछ कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। जो कमी है पढ़ाई में, वो कमी क्या है कि लिटरेचर की बहुत कमी मैं मानता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि बढ़िया लिटरेचर जो है मैं आप लोगों को सुनाऊँ। जैसे मन करता है कि मैं आपको जो है सिकंदर का पूरा अभियान बताऊँ। मेरी एक मतलब अंदर से जो है एक इच्छा होती है, अंदर से इच्छा होती है कि चंद्रगुप्त का जो है मैं आप लोग को पूरा बैकग्राउंड बताऊं। लेकिन ना अनअकैडमी पे बता सकता हूं, ना यूट्यूब चैनल पर जब क्लास में होता हूं तो नहीं बता सकता। लेकिन वो कहानियां आपकी समझ विकसित करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं वैसी कहानियां लेकर के आया हूँ। भगत सिंह क्या सोचते थे, मेघदूतम, रघुवंश चरितम, रामचरितमानस, ये सब जो है मैं आप लोगों के साथ जो है साझा करना चाहता हूँ। अब जब भी फुर्सत रहे सुनिए, ना फुर्सत रहे तो छोड़ दीजिए। लेकिन इसकी वजह से सोचने का दायरा बढ़ेगा। जो कमी एक्चुअल में है वो कमी मैं पूरी करना चाहता हूँ। तो डिस्कस हाँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा था तेजस्विता। हाँ सर, एनसीईआरटी 10th क्लास के एनसीईआरटी में बेल्जियम का एक एग्जाम्पल है सर, कि वहाँ पर फ्रेंच भाषी और कौन सी है ये, हाँ डच, तो ये 2 लैंग्वेज के सर ग्रुप्स थे। तो मतलब तो इसमें सर जो सरकार में नेतृत्व दिया गया
तो सर पहले तो बराबरी का नहीं था, लेकिन बाद में दोनों को बराबर नेतृत्व दिया गया। तो ऐसी व्यवस्था सर भारत में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी सांस्कृतिक और सांप्रदायिक विविधता है। बेल्जियम एक छोटा देश है, ठीक है ना, और बेल्जियम में 3 या 4 भाषाएं ही महत्वपूर्ण थी, ठीक है। और बेल्जियम के इर्द गिर्द जो भी देश हैं उनका लगभग भाषाई और सांस्कृतिक आधार एक है। जब मैं बेल्जियम में रहता था तो भी मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि बेल्जियम में मैंने जितना घूमा तो मुझे वहाँ पर एक्चुअल में कोई अंतर नहीं समझ में आता था। भाषा का सिर्फ अंतर था, और वो भी ऐतिहासिक रूप से कि कौन से लोग किस हिस्से में रहे हैं। अगर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को बहुत करीब से देखने की कोशिश करोगे तो ये बात समझ में आएगी। भारत में तो कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले पानी। राजस्थान में ही अगर तुम चलो तो राजस्थान में श्री गंगानगर में जो बोली बोली जाती है और जो जयपुर में बोली जाती है, दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा अंतर है, जबकि दोनों सुरसैनी हैं, ठीक है। राजस्थान से पंजाब में चली जाओ तो यहाँ तो भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश करोगे तो जैसे कि केवल अगर उत्तर प्रदेश को ले लूँ तो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा वो जो है ब्रज बोलता है, ब्रज से जुड़ी हुई भाषा बोलता है, जो आगरा मथुरा की बेल्ट लगती है। वहाँ से थोड़ा और उतरो तो फिर वो अवधी बोलते हैं, जो लखनऊ से लेकर के जो है अयोध्या तक की भाषा है। फिर वहाँ से और नीचे उतरो तो जो है वो भोजपुरी बोलते हैं। और तीनों की भाषा ऐसी है कि सामान्य तौर पर लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से भारत में अगर बोली जाए तो भारत में तकरीबन 1600 बोलियां अलग अलग हैं, बोली और भाषाएं मिला करके। कितना डिवीजन करोगे। फिर भाषा के अतिरिक्त यहाँ पर धर्म भी महत्वपूर्ण है। बेल्जियम में धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लगभग बेल्जियम की जो आबादी है वह 90% तक जो है वो क्रिश्चियन है, कुछ ही परसेंट जो है अलग लोग हैं। तो वहाँ पर तो नहीं है। यहाँ पर तो जो है अगर मैं हिंदुइज्म के बारे में बात बताऊंगा तो जो है मुसलमान नाराज हो जाएगा, मुसलमान का बताऊंगा तो सिख नाराज हो जाएगा, सिख की बताऊंगा तो ईसाई नाराज हो जाएगा। तो हर किसी के नाराज होने की संभावना बैठी हुई है। तो सर ऐसी स्थिति में तो जो जितने भी धर्म है, मतलब भारत में जितने भी धर्मों की उपस्थिति है, तो उन सभी का प्रतिनिधित्व हमें फिक्स्ड कर देना चाहिए ना सर। कितने धर्मों का करोगी। और फिर धर्म में भी पंगे हैं। जैसे हिंदू धर्म में आप किसके लिए फिक्स करोगे। बंगाल में राम भगवान के लिए फिक्स करोगी कि दुर्गा जी के लिए करोगी। अभी बड़ा गहरा मारपीट हुआ था राम भगवान दुर्गा जी में। इस्लाम तो सिर्फ हिंदू होना काफी है ना सर। अब जैसे उसमें काफी नहीं है। हिंदू में भी आप हिंदुत्व की कौन सी, हिंदू में तो एक विचारधारा, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हिंदू में तो चारवाक भी आता है, कहता है खाओ पियो मस्त रहो, मर जाओगे, कहानी खत्म। शंकराचार्य भी हैं, विवेकानंद भी हैं, राम भी हैं, शिव भी हैं। और ऐसा नहीं कि हिंदू में सब एक दूसरे से खुश हैं। अगर सब खुश थे तो बंगाल में राम बनाम दुर्गा की लड़ाई क्यों हो गई। फजल अली आयोग ने भी तो यही कहा था ना कि भाषा के आधार पर नहीं हो सकता और ना ही धर्म और उनके आधार पर। फजल अली कौन सा गधा जो है टीचर तुम लोग को पॉलिटी पढ़ाता है जी। फजल अली में ये कहा था कि भाषा के आधार पर नहीं हो सकता है। बड़ा गंदा टीचर है। हो सकता है, लेकिन सिर्फ भाषा ही आधार नहीं मान सकते। सिर्फ भाषा आधार नहीं हो सकता है, बल्कि और भी कई चीजों को देखा। ऐसे कचरा करोगे तुम लोग। नहीं सर, मतलब मेरा वही कहना था कि सिर्फ भाषा को आधार नहीं मान सकते। वो धर आयोग में घुस गई तुम, ठीक है ना। इस बात को जो है बहुत इससे समझना कि भाषा को ही छोड़ दो और भाषा के आधार पर प्रदेश का विभाजन अलग है। तेजस्विता का ये है कि लोकसभा में सीटें क्यों नहीं फिक्स कर दे रहे हो। तेजस्विता का प्रश्न दूसरा है। दूसरी चीज, क्या भाषा के आधार पर लोगों की सीटें फिक्स कर देना यह एक तरह का सांप्रदायिकरण नहीं है। भाषा भी तो एक सांप्रदायिक वर्ग तैयार करता है ना, तो वर्गीकरण तो कर रहे हो ना आप।
तो हर भाषा वाला दूसरी भाषा वाले के लोगों की संख्या घटाएगा और अपनी बढ़ाएगा। और फिर भारत में 1600 भाषाएं हैं, बोली हैं, और लोकसभा में सीटें 545 हैं। धर्म के आधार पर भी जाइएगा तो इस्लाम में शिया और सुन्नी की नहीं पटेगी आपस में। शिया अलग डंडा लेकर के भागेगा, सुन्नी अलग डंडा लेकर के भागेगा। आप सिखिज्म में चले जाइए तो इनके यहाँ भी नानक पंथी अलग जो है बवाल काटेंगे, खालसा पंथी अलग बवाल काटेंगे। ईसाई में चले जाइए तो कैथोलिक अलग है, प्रोटेस्टेंट अलग है। कहाँ किसकी पट्टी है? और फिर नास्तिक कहाँ जाएगा? और मुझ जैसा इंसान जो कि अच्छा मेरे जैसे लोग का क्या करोगे आप? मेरे जैसे लोगों की भी तो दिक्कत अपनी जगह बनी रहेगी ना। मैं तो ये मानता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग हैं ही नहीं। अगर भगवान राम मेरे हैं, ताकतवर भगवान है, पूरी दुनिया उन्होंने बनाई है, तो जाहिर सी बात है मुसलमान भी उन्होंने बनाया, सिख भी उन्होंने बनाया, ईसाई भी उन्होंने बनाया, नास्तिक भी उन्होंने बनाया। और सबसे बड़ी बात कि हर धर्म ये कहता है कि बगैर उसके अल्लाह ताला के चाहे हुए पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर कमबख्त पत्ता नहीं हिल सकता तो दूसरा धर्म वाला हुआ कैसे? और अगर दूसरा धर्म वाला नहीं हुआ तो फिर धर्म धर्म का भेद कैसे है? ला इलाही इल्लल्लाह और सर्व खलु इदम ब्रह्मम एक ही तो चीज है। एक ओंकारा जो सिखिज्म का जो है मूल है, वो भी तो वही चीज है ना जो ला इलाही इल्लल्लाह कहा। तो अंतर कहां से लाओगे? मुझे तो आज तक नहीं वो गधे समझ में आते हैं जो हिंदू और मुसलमान को अलग अलग समझ बैठे हैं। एक तो ये कहते हैं हमारे भगवान के चाहे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, तो तुम्हारे भगवान के चाहे बगैर कुछ नहीं होता था, तो काबा में मस्जिद और बनारस में मंदिर कैसे बन गया? जाहिर सी बात है कि मेरे राम ने ही चाहा होगा। अब मेरे राम चाहते हैं कि सभी लोग अलग अलग तरीके से चलें। एक ही रास्ते पे ढेर सारे लोग चलेंगे, भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी। तो धर्म के आधार पर विभाजन नहीं। और भारत, एक चीज और समझना तेजस्विता, यूरोप के जितने देश हैं जो मैंने घूमा हुआ, जितना यूरोप मैं अपने अनुभव से बताता हूं, तो जितना यूरोप मैंने घूमा हुआ उसमें मेरी समझ ये विकसित हुई कि वहां पर एकता पहले है और फिर विविधता अलग अलग है। वहां पर लोगों का निर्जातीय स्वरूप एक है, वहां पर लोगों का खान पान एक है, भाषा लगभग एक है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो एकता पहले है, विविधता बाद में है। भारत में विविधता पहले है और एकता बाद में है। तो उनके यहाँ एकता स्थापित करना दिक्कत नहीं है, उनके यहाँ विविधता का सम्मान करना जरूरी है, विविधता को पाना जरूरी है। भारत में विविधता ही मूल में है। देश का प्रधानमंत्री चुनाव में जाता है तो बोलता है कि कपड़े देख करके दंगाई पहचानो। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, उसको भी पॉलिटी जब पढ़ा होगा ना इस देश के प्रधानमंत्री ने, तो सदीप सही बता रहा हूँ, नोट से ही लिख पाया होगा किसी ने, ठीक है ना, ढंग से पढ़ाई नहीं कराई होगी जिसने भी पढ़ाया होगा। सर वो तो सीरीज पढ़ के पास हुए होंगे 22 सवालों की सीरीज पढ़ करके पास भी, पता नहीं वो डिग्री तो उनकी भी नहीं मिली आज तक, ठीक है ना सर। जी बोलो। हाँ सर, जैसे है ना इजराइल में एक व्यवस्था है कि वोटों के प्रतिशत के आधार, जितना प्रतिशत उसको वोट मिले उतनी प्रतिशत सीट उसको सदन में मिलेगी। तो सर ये व्यवस्था तो एक अच्छी व्यवस्था है, तो इसको भारत में क्यों नहीं, मतलब भारत में वहां पर फिर अभी उसी बात पर आओ कि बेल्जियम में 2 ही 3 संप्रदाय हैं, तो डिवीजन करना आसान है। भारत में जी। तो इस व्यवस्था में जो बहुत छोटे समुदाय होंगे वो हमेशा बाहर चले जाएंगे और अल्पमत का कभी भी सम्मान नहीं हो पाएगा। भारत में तो देखो लोग दलित ही नहीं ढूंढते हैं, दलित में भी कौन सा दलित है ये लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अधिकतम को अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश होती है। लेकिन जो बेल्जियम का मॉडल अगर भारत में अपना लिया जाए तो जाहिर सी बात है किसी को कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है।
नहीं सर, जैसे कि यहाँ पर भी मान लीजिए यही व्यवस्था होती कि वोटों के प्रतिशत के आधार पर सीटें मिलती सदन में, तो यदि कोई निर्दलीय प्रत्याशी है, उसको अगर है ना मान लीजिए 5% वोट भी मिले, तो उस आधार पर कम से कम उसकी एक सीट तो मिल ही जाएगी ना उसको, कि ऐसा नहीं होगा कि वो सदन में ही नहीं बैठ पाएगा क्योंकि उसके पास ना पैसा है ना पार्टी है। नहीं, जब वोट परसेंटेज डिवाइड होता है बेटा, तो मान लो कि 4 बड़ी पार्टियों के बीच में लगभग पूरा वोट परसेंटेज डिवाइड हो गया। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ठीक है ना। इसमें जो छोटी पार्टियां हैं उनका प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 90-92% उन्होंने खींच लिया 95% तक। तो निर्दलीय जाएगा कहाँ? पूरे लोकसभा में, पूरे भारत में एक निर्दलीय बचेगा कैसे? पूरे भारत में एक व्यक्ति कितना वोट पाया है या काउंट कैसे हो पाएगा? वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना पूरे में। लेकिन भारत में अच्छा वहां पर है क्या कि वहां पर पूरे देश का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जैसे राज्यसभा में आज की तारीख में होता है। लेकिन भारत में सिर्फ देश का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। आप केंद्र सरकार में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दीजिए, तो हर क्षेत्र के बहुत बड़ा देश है भारत में, तो अगर हमने केवल जो है वोट परसेंटेज के आधार पर सीट दे दिया तो हमारी दिक्कत कहाँ पैदा हो जाएगी? वोट परसेंटेज के आधार पर सीट दे देने से वस्तुतः नहीं पता चलेगा कि किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो। और दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति कश्मीर को भी समझ ले, कन्याकुमारी को भी समझ ले, कच्छ की खाड़ी को भी समझ ले और पूर्वोत्तर की सप्त पहाड़ी को भी समझ ले, यह संभव नहीं है। इसलिए हर क्षेत्र को अपना प्रतिनिधि चुनने की इजाजत दी गई। अगर केवल जो है जैसे केवल पंजाब में बनाना हो, अब पंजाब एक छोटा सा स्टेट है या हरियाणा छोटा सा स्टेट है, वहां तो आप जो है चुन करके दे दीजिए और जो है वोट परसेंटेज के आधार पर बना दीजिए, परंतु समस्त भारत में यह संभव नहीं है। फिर भारत में जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आज दिक्कत कहाँ है तेजस्विता? महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं है इस देश में? दलित फिर भी मजबूत हो रहा है, महिलाएं नहीं मजबूत हो पा रही हैं। महिलाएं आज भी राजनीति में अगर चंद नाम छोड़ दिया जाए, सुषमा स्वराज जैसी इक्का दुक्का नाम छोड़ दिया जाए, तो सोनिया गांधी जैसी सशक्त महिला भी या इंदिरा गांधी जैसी सशक्त महिला भी राजनीति में अपना स्थान सिर्फ इसलिए बना पाती है क्योंकि वह एक खानदान विशेष, एक पुरुष विशेष के नाम के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल सर। वरना नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज में आप कंपेयर करिए कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए ज्यादा योग्य व्यक्ति कौन था। निसंदेह, चाहे हृदय हो चाहे बुद्धि हो, दोनों में सुषमा स्वराज वाज मच बेटर। लेकिन चूंकि वह एक नारी है इसलिए राजनीति में हमेशा उनको किनारे कर दिया गया और उनको जो है पुरुष प्रधान राजनीति ने एक तरफा जो है रखा। अगर यही चीज आप उठा करके देखिए तो पुरुष जो है इस देश में ना सिर्फ जो है राजनीति पर, संसाधन पर, इतिहास पर हर एक जगह कब्जा करके बैठा है। अगर हमने जो है स्त्रियों को भी जो है प्रतिनिधित्व दिया होता है अलग से, हमारे पास क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, दलित के प्रतिनिधि हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व हो जाता है। महिलाओं को आज तक वोट बैंक के रूप में किसी ने नहीं माना, क्योंकि कल को धारवी जब भी वोट देने जाएंगी तो घर वालों से पूछ के देने जाएंगे, पहले तो देने जाएं। खतरा तो यह भी कि धारवी कहीं करिया ना पड़ जाए लाइन में खड़े खड़े। सही है ना? धारवी करिया का मतलब काला होना। कितनी बार वोट दी हो आज तक? मैंने लोकसभा की वोट दी थी, तीसरी विधानसभा की दी थी, चुनाव में अभी प्रधानी के चुनाव में दे दी? पक्का?
और किससे पूछ करके वोट दिया? सर खुद से। अब देखो एक चीज है, झूठ नहीं बोलना है। तुम्हें सर बिल्कुल झूठ है। कैंडिडेट की क्वालिटीज कैसे पता थी? जी सर। कैंडिडेट की क्वालिटी कैसे पता थी? सर मैंने क्या किया था, पर मुझे बहुत अजीब लगा था, यहाँ की जो सीट थी ना अभी एमपी, वो अभी लेडीज वार्ड हो चुका है, तो सर उनसे जो वोट मांगने आते थे हस्बैंड आते थे, काम करे हस्बैंड करे, तो मुझे ये कंफ्यूजन हो गया था कि मैं वोट किसको डालूं। प्रधानपति, ठीक है। तो समस्या ये है कि हमारे देश का वर्गीकरण कई आधारों पर है, हमारा समाज कई भागों में बटा है, और सबके लिए सामाजिक न्याय जो है वह लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर ही पाया जाना है। इसलिए हमारे देश में बेल्जियम का मॉडल नहीं उठाया जा सकता है। बेल्जियम का मॉडल परसेंटेज के आधार पर वही संभव है जहां समाज एक जैसा है, जहां समाज में भारत जैसी विविधता है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं सब भारत में हैं, दुनिया में जितनी भाषाएं हैं लगभग सब भारत में हैं, थोड़ी बहुत अगर हम कहें तो किसी न किसी रूप में सब मौजूद हैं। खुद भारत की अपनी इतनी भाषाएं कि वही नहीं पच पाती हैं, खान पान रहन सहन हर एक आधार पर डिवीजन है। तो बेल्जियम का मॉडल भारत में अप्लाई नहीं हो सकता। वह छोटे देश में, ऐसे देश में जहां एक ही तरह के लोग रहते हों, वहां संभव है। सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या होता है? जहां पर लोगों की राष्ट्रीयता की पहचान उनकी अपनी विशेष संस्कृति के आधार पर देखी जाती है, उसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। कि संस्कृति, हमारी संस्कृति ही महान है, हमारी संस्कृति ही बढ़िया है, एक जैसा खाइए, एक जैसा पहनिए, एक जैसा नमस्कार करिए। तो जब संस्कृति के आधार पर लोगों में एकजुटता की भावनाएं आती हैं, सिर्फ कल्चर के आधार पर, तो इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। तो सर ये नेगेटिव अप्रोच है या पॉजिटिव है सर? जब तक कि यह दूसरी संस्कृति का विरोध नहीं करता है तब तक पॉजिटिव है। एक्चुअली में राष्ट्रवाद कभी केवल किसी एक भावना को लेकर के हो भी नहीं सकता आज की तारीख में किसी भी देश में। हाँ तो मतलब सर है ना, ये यदि सभी मतलब पारस्परिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो तब तो ये सही है, लेकिन किसी एक संस्कृति के बारे में राष्ट्रवाद शब्द जोड़ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, वो दूसरे का विरोध ना करे। एक ही देश में कई सारी संस्कृतियां एक साथ जिंदा रह सकती हैं, कई एक ही राज्य में, एक ही देश में कई सारे राष्ट्र जिंदा रह सकते हैं। जैसे पंजाब में अगर हम बात करें तो पंजाब में अगर सिखिज्म के आधार पर कोई राष्ट्र बनाते हैं और वहीं पर साथ में जो है वहां पर यूपी बिहार से गए हुए लोगों का विरोध नहीं करते हैं, तो सिखिज्म राष्ट्र बुरा नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठीवाद के आधार पर एक राष्ट्रीयता की भावना है, कश्मीर में कश्मीरियत के आधार पर है, तमिल में तमिल के आधार पर है, कन्नड़ आधार पर है, मलयालम आधार पर है। तो यह सारी राष्ट्रीयताएं जिंदा हैं और किसी का विरोध नहीं कर रही हैं। लेकिन जब ये जूता उठा करके कहें कि लुंगी की पुंगी बजाओ, भैया लोगों को मार भगाओ, तो जाहिर सी बात है कि अब यह जो है राष्ट्रवाद के विरोध में जा रहे हैं। खालिस्तान की मांग क्यों गलत है? क्योंकि खालिस्तान औरों को जो है, अगर वो सिर्फ जो है एक सिख राष्ट्र के रूप में अपने आप को देखते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका औरों से विरोध है। सांस्कृतिक राष्ट्र या किसी भी आधार पर राष्ट्रवाद की यह जो है मांग कभी भी नहीं होती कि वह दूसरों का विरोध करें। एक जैसे कुछ लोग आपस में जुड़ जाएं, जैसे किसी क्लास में लड़कियां आपस में जुड़ जाएं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्लास में, लेकिन वह लड़कों का विरोध करना शुरू कर दें तो दिक्कत तब होती है। ठीक है ना तेजस्विता? जी सर। और बोलो सर। एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मुझे कि संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है? प्रश्नवाचक है। क्या है? क्या
क्या संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है? बाप बाप होता है। संविधान के जो प्रावधान है वो बाप हैं, और कोई अन्य नियम जो है, कोई अन्य विधि, कोई अन्य कानून उसका बेटा होता है। तो क्या बाप और बेटे की हैसियत एक बराबर होती है? और यहाँ सर पर तो बेटा संविधान इतना के बड़ा नियम का मतलब और सर, हेलो, यहाँ, हाँ सुनो, यहाँ पर बेटा कभी भी इतना बड़ा नहीं होता कि वह बाप की जूती में पांव डाल सके। संविधान के जो नियम हैं, यानी संवैधानिक जो प्रावधान है, वह मूल नियम है, और बाकी सब तभी तक जिंदा रहेंगे जब तक कि वह संविधान की मूल भावना के अनुरूप रहेंगे। जहां संविधान की पगडंडी छोड़ी, वहां पे सीधे जो है उनका वजूद खत्म। पर सर जैसे कोई नया कानून बना तो वो भी तो अब संविधान का हिस्सा हो चुका है, उसके मूल ढांचे का हिस्सा हो चुका है ना मेरे लल्ला, तो नया कानून तो कहीं पर भी बन सकता है ना। अब जैसे किसान आंदोलन जो चल रहा है वह किसान कानून के खिलाफ बना है, तो किसान कानून संविधान का हिस्सा थोड़ी बन गया। हर कानून संविधान में नहीं लिख दिया जाता, वरना संविधान का पेट फूल करके इतना बड़ा हो जाता कि उसको रखने की जगह भारत क्या पाकिस्तान को जोड़ने पर कम पड़ जाती। सही है सर। तो सर संविधान के नियम वही हुए जो संविधान सभा में बना था ना, मतलब वही बाद में भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। वो बोला जाएगा कि ये संविधान में जोड़ा जाना है। अच्छा, कानून तो तुम्हारे अपने घर में भी बनता है। तो सर ये कानून तो उन कानून को कहा जा रहा है जो संवैधानिक है, मतलब संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या फिर एक प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए हैं। बन रहे हैं वो भी अभी जैसे पैंडेमिक में बहुत सारे कानून बने हैं, है जी। ना? तो पैंडेमिक की स्थिति में जो कानून बनते हैं वो सब संविधान में थोड़ी जोड़ दिए जाते हैं, हाँ, है ना? तुम्हारे यहाँ ट्रैफिक रूल का जो कानून बना है, कि मैं सौदी बताऊं, जयपुर में मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर एक रेड लाइट थी, तो पुलिस वाले रेड लाइट पे नहीं खड़े होते थे, कुछ दूरी पर पेड़ों का झुरमुट था, 2-3 पेड़ थे, तो पुलिस वाले वहाँ पे छिप के खड़े होते थे। आज जैसे कोई गाड़ी जाती थी 3-4 पुलिस वाले झम से कूद के सड़क पे आ जाते थे। हम एक वहाँ से गुजर रहा था, मैंने पुलिस वालों से कहा कि यार तुम लोग शर्म करो, किसी का हार्ट अटैक वगैरह हो गया, तुम लोग भूत की तरह कूद रहे हो। तो पहले तो अपना काम करो, ये वो। तो जब समझाया मैंने उनको तो थोड़ा सा जो है डाउन हुए। तो मैंने कहा ये कौन सा तरीका कि तुम लोग पेड़ के नीचे से कूद करके जाते हो। हमने कहा तुम लोग का ये तरीका ही अपने आप में गलत है, लेकिन मैं खामख्वाह मेरी बात कहाँ मानते हो। तो वो जो है कि चालान काटना है। तुम्हारी अगर तेजस्विता के घर की अगर बकरी चोरी हो गई तो उसकी FIR कैसे होगी? वह 1860 के कानून के तहत होनी है। बकरी चोरी का जो है FIR, वह संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान बस इसे इजाजत देता है, ठीक है ना? जैसे घर में पापा का शासन चलता है, अपने कमरे में थोड़ा बहुत तुम सेट कर सकती हो, 2-4 लोगों से फोन पे बतिया भी सकती हो, उसकी भी इजाजत है। लेकिन रात को 12 बजे रजाई में छिप करके अगर बतियाओगी तो फिर पापा ल चप्पल जो है उसको असंवैधानिक करार देंगे, ठीक है ना? तो जब तक संविधान के अनुरूप है तब तक तो जिंदा है, नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे। सर एक क्वेश्चन और आया था NCERT में कि संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्य से कुछ लेना देना नहीं है? क्वेश्चन मार्क। संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। ये बात समझ नहीं आई सर, क्या कहना चाह रही है? एक मिनट स्वदीप, जरा इस प्रश्न का आंसर देना, मैं आता हूँ, तुरंत आता हूँ। जी सर।
हाँ तेजस्विता, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दो। संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। इसको स्पष्ट करना है कि जस्टिफाई है कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। संविधान में जो है संस्थाओं का उल्लेख तो किया गया है, जैसे कि निर्वाचन आयोग का किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का किया गया है, ठीक है, लेकिन उनकी मूल्यों का मतलब होता है कि उनके लिए कोई मूल्य निर्धारित नहीं किए गए हैं कि आपको इसी क्राइटेरिया में लेके काम करना है। जैसे निर्वाचन आयोग के उन्होंने कार्यों का डिफाइन नहीं किया है संविधान में, ठीक है, या जो नियमावली है वो भी तो मूल्यों में आएगी ना, फिर वो भी तो एक सीमा निर्धारण है। कौन सी नियमावली? मतलब किसी भी संस्था का अपना एक संविधान होता है, मतलब उसकी एक नियमावली होती है, एक सीमा होती है, अधिकार होते हैं, शक्तियां होती है, तो वो भी तो मूल्य ही कहलाए ना उसके। हाँ, तो लेकिन संविधान में इन सभी का उल्लेख नहीं किया गया है ना। जैसे संविधान में संस्थाएं कौन कौन सी है संविधान में? जैसे निर्वाचन आयोग है, उसके बाद सीएजी है, उसके बाद फिर आगे जाओ सीएजी के अलावा तो जो भाषाई अल्पसंख्यक आयोग है, तो इन लोगों के लिए केवल इन लोगों का उल्लेख किया गया है इन सबका, लेकिन इनके कार्य या जो शक्तियां या इनकी जो पदस्थापना है वो संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा अलग से स्थापित की जाती है या बताई जाती है। अच्छा, तो भैया यहाँ पर मूल्यों का अर्थ किस तरीके के मूल्य अपन डिफाइन करेंगे? मूल्यों का अर्थ क्या बोलेंगे? सर बताएंगे। सामाजिक मूल्य होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, संवैधानिक मूल्य का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, वैल्यूज जो होती हैं। नहीं, हाँ सर, वैल्यूज, हाँ। वो वैल्यूज जो होती हैं वो संविधान के भी अपने कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक होना, समाजवादी होना, पंथनिरपेक्ष होना। तो वो सिर्फ संस्थाओं की बात नहीं करता, ये सारे मूल्य हैं। संप्रभुता का होना, ये संस्थाएं नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप जाइए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो कुछ भी कहा है वो संस्थाओं के बजाय जो है उन मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश ही है। तो सर ये मतलब सेंटेंस गलत हो गया ना फिर, कि ये बात सत्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल उल्टा चलेगा। कैसे स्वदेश? मैंने सर ये बोला था कि जो संविधान है उसमें संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है, लेकिन उनके मूल्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। नहीं, प्रश्न जो है शायद तुम्हारे सामने नहीं है तो उस वजह से गड़बड़ हुआ। ये प्रश्न जो है ये है कि संविधान में संस्थाओं के साथ साथ क्या मूल्यों की चर्चा है या नहीं है। ये नहीं सुना मैंने। संस्थाओं के मूल्यों की बात नहीं, संविधान, फिर से प्रश्न पढ़ना तेजस्विता, सुनना जरा इसको। संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, कि संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, संविधान का मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहाँ सिर्फ संस्थाओं की चर्चा करता है, कोई भी संविधान मूल्यों का है। बिल्कुल है। मैंने क्वेश्चन गलत सुना सर। हाँ, वो जिस तरह से तुम रिप्लाई कर रहे हो वो सामने नहीं है ना प्रश्न, इसलिए मैंने बोला था कि जो है प्रश्नों को जो है ये मैसेज बॉक्स में लिखती चली जाए। हाँ सर, मैं सर है ना लिख दूंगी अभी लास्ट में सारे जो नोट कर रहे हैं। ठीक है, अभी पूछो। तुम एक काम करो सर, हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है सर। हाँ। कि सर जैसे सर जब भारत आजाद हुआ था तो शुरुआती समय में जो केंद्र को यानी संघ को ज्यादा पावर दी गई थी कि भारत की स्थिति उस समय कमजोर थी, देश को संभालना ज्यादा जरूरी था, इसलिए केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया था। आज सर 70 साल बाद स्थिति थोड़ी सी अलग है, तो क्या सर राज्यों को ज्यादा पावर दी जा सकती है? मुझे ये लगता है कि अगर इसमें जो है मेरा वो पूछो तो निस्संदेह जो है कहीं न कहीं जो है दुनिया के हालात बदले हैं। भारत में 70 सालों में राष्ट्रीयता की भावना कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है। हालांकि ये भी सही है कि गाहे बेगाहे केंद्र और ज़्यादा शक्तियां लेता चला गया। इस सवाल को सभी लोग सुनिएगा, ये पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों से जुड़ा हुआ सवाल है। तो ये क्वेश्चन मुझे आने नहीं आया है, तो ये क्वेश्चन मेरे आने के पेपर में आया था। तो तुमने क्या जवाब दिया? आया हुआ था जो क्लास में लिखा था वही सेम टू सेम। क्या लिखवाया गया तो उसको बोलो ना। तो जो भैया ने अभी डेफिनेशन बोली ना कि 70 साल पहले स्थिति ऐसी कमजोर थी, इसलिए केंद्र की शक्ति बनाया गया,
तो सेम टू सेम मैंने ऐसे ही लिखा था क्योंकि हमें लिखाया गया था। तो आप- इसका मतलब कि धारवी जो है तुम आंसर राइटिंग में कम कोशिश करती हो, निबंध तुम बहुत कम लिखती हो। सर अभी लिख रही हूँ, आपने जब चेक करना बंद कर दिया था, आपने बोला था कि मैं स्क्रीन पे नहीं देख सकता हूँ, तो फिर मैंने लिखना छोड़ दिया। नहीं नहीं, तुम भी मैंने नहीं लिखो। लिखा। जो हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, आईएएस मार्गदर्शक, उसको सभी लोग ज्वाइन करो, आईएएस मार्गदर्शक वाला जो ग्रुप है। और वहाँ पर जो है स्वदीप आप लोग के आंसर ये डेली तो इनके लिए भी संभव नहीं, क्योंकि ये खुद भी तैयारी कर रहे हैं और मेंस वगैरह लिख रहे हैं इस समय, तो इनके लिए बहुत समय तो नहीं है, लेकिन ये डेली 1-2 सवाल तो चेक कर ही सकते हैं। जैसे खा पी करके लेटे हैं, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, ठीक है ना, तो इतना तो स्वदीप करेंगे ही करेंगे। और बाकी हम लोग आपस में भी, जैसे कि राजप्रिया भी हैं, तो राजप्रिया भी उस आंसर को पढ़ेंगी तो उनको बेनिफिट होगा। स्वदीप किसी मॉडल आंसर को, और जब आप लोग करते हो ना, तो मैं भी कई बार मॉडल आंसर बनाता हूँ। शुरू में स्वदीप मैं कितना मॉडल आंसर दे रहा था। जी सर, मैं भी मॉडल आंसर लिखता हूँ। जब आप लोग लिखते रहते हो तो मेरा भी जोश जो है चढ़ता है, आप लोग को देख करके मैं भी जोश में आ जाता हूँ। सर मेरे पास अभी भी रखे हैं सर वो हैं, तो उसको हाँ कभी ये जब बच्चे जुड़े ना तो उनको शेयर करना जो मैंने आंसर लिखे हैं, ठीक है ना। जी सर। तो आईएएस मार्गदर्शक करके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करो सभी लोग, और वहां पर लिखो, और फिर सभी लोग और भी स्टूडेंट्स हैं तो सब लोग उस पर अपने कमेंट्स देते रहेंगे। सर वहाँ पर हम अपना आंसर थोड़ी शो कर सकते हैं, वहाँ पर तो सिर्फ आपका शो होता है ना। नहीं नहीं, वो जो आईएएस मार्गदर्शक अलग से है, उस पर सभी लोग लिख सकते हैं, सभी लोग शो कर सकते हैं। सर आप उसका लिंक बता देना मेरे को, मैं कर लूँगी ज्वाइन। तेजस्विता को कल मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने प्राइवेसी सेटिंग कर रखी कि इसको कोई जोड़ ही नहीं सकता। मैं कर दूंगी सर। ठीक है ना, मैं लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है ना, वरना मेरे नंबर से भी खोजोगे, आईएएस मार्गदर्शक लिखोगे अगर टेलीग्राम पर, तो मेरे हिसाब से मैं ही आऊँगा और कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं जरा इस क्वेश्चन पर। तो ये जो प्रश्न है बड़ा मज़ेदार प्रश्न है, इसको समझा जाना चाहिए। इस प्रश्न के मूल में जो है यही चीज़ बनी हुई है कि पहली तो कि हम इस चीज़ को समझें कि जो स्वदीप का प्रश्न है कि आज़ादी के समय में केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई और राज्यों को जो है कम रखा गया, ये स्थिति बनाई गई। धीरे धीरे केंद्र जो है वह ज़्यादा शक्तियां हासिल करता गया, जैसे राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति में मनमानापन करता रहा, अखिल भारतीय सेवाओं में जो है वह पूरी तरह से शक्ति अपने अधीन करता चला गया। तो कई जगहों पर जो है केंद्र जो है और अधिक शक्तियां जो है शामिल करता गया। अरे तू कैमरा सीधी कर अपना तेजस्विता, और मैंने चार्जिंग पे लगा रखा है, ठीक है ना। ठीक है। हाँ तो कई जगहों पर जो है ये उल्टा जो है लेते चले गए, तो इसका जो है असर पड़ा कि केंद्र 70 सालों में पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत हुआ। लेकिन यह कहीं न कहीं संविधान निर्माताओं की जो भावना थी उसके विरुद्ध है। संविधान निर्माताओं ने केंद्र को आपत्तिकाल के लिए ही ज़्यादा ताकत दी है। वह परिसंघीय ढांचे की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि देश निर्माण के समय में या संविधान निर्माण के समय में पूरी स्थिति ही आपत्तिकाल की थी, इसलिए ज़्यादा पावर पा गए। आज की तारीख में अब यहाँ पर जरा आशीष सर को कोट करिए आप, कि आशीष सर का ये मानना है कि राज्यों के विरुद्ध भी जाकर के हमें कहीं न कहीं गांधीवादी तरीके पर उतरना चाहिए, और अब शक्तियां केंद्र से भी हटा करके राज्यों से भी लेकर के वास्तविक रूप से स्थानीय शासन को मजबूती दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संशोधन होना चाहिए। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के साथ साथ हमें स्थानीय शासन की भी एक सूची या पंचायती राज की सूची बनाई जानी चाहिए। जैसे क्षेत्रवाद नहीं बढ़ेगा सर? क्षेत्रवाद क्यों बढ़ेगा इसमें? क्योंकि सर स्थानीय शासन बहुत मतलब छोटे रूप, मतलब बहुत बटा हुआ है, तो उनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। तो जैसे अगर छोटे छोटे क्षेत्रों में
दूसरों से हीन भावना नहीं आएगी जब शक्ति बढ़ जाएगी तो सर? हीन भावना क्यों आएगी? सबको शक्तियां एक बराबर दी जाएंगी ना, और फिर कोऑर्डिनेशन का काम राज्य और केंद्र करते रहेंगे ना। और अगर यही कहें तो क्या जब अलग अलग राज्यों को आपने पावर्स दी तो क्या तब जाकर के वो हीन भावना और क्षेत्रवाद की भावना नहीं विकसित होगी? तो इसका मतलब कि राज्य भी खत्म कर दीजिए, पूरा ब्रिटेन का मॉडल ले लीजिए। लेकिन क्या दिल्ली में बैठी हुई सरकार गांव में हरिया किसान या जो है रहीम चाचा की दुकान, इनकी जो है वास्तविक आवश्यकताओं को समझ सकती है? पैंडेमिक की स्थिति में आकर के देखिए कि पैंडेमिक में क्यों असफल हुए हम, क्योंकि आज भी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जो है चीज़ें वह आपने पूरी तरह से राज्य और केंद्र के हवाले कर रखा है, और राज्य और केंद्र की प्राथमिकताएं अलग हैं। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूं स्वदीप, कि पंचायती राज में राइट टू रिकॉल का भी ऑप्शन दिया जाए, वापस बुलाने का, क्योंकि वहां पर ग्राम सभाएं तय करती हैं। तो अगर वहां पर भ्रष्टाचार को दूर करना है तो राइट टू रिकॉल का जो है आप वो दीजिए, ताकत दीजिए। तो जैसे ही कोई प्रधान, कोई सरपंच गड़बड़ करेगा उसे वापस बुला लिए जाने का अधिकार भी मिल जाएगा। तो वहां पर जो है संसाधनों के दुरुपयोग पर भी तगड़ा नियंत्रण आएगा। तो निसंदेह विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए, लेकिन यह राज्यों के मुकाबले स्थानीय शासन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सर राइट टू रिकॉल पे तो सब जगह ही होना चाहिए ना सर, उससे भ्रष्टाचार भी नहीं, कम बड़े होगा, स्तर पर राइट टू रिकॉल आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि उतने बड़े स्तर पर चुनाव कराना, उतने बड़े स्तर पर लोगों को जो है एकजुट करना अपने आप में काफी जो है खर्चीला है। लेकिन ग्राम सभा में तो आप एक छोटा सा बॉक्स रख करके भी जो है आप इस चीज को जो है कामयाब बना सकते हैं। वहां पर वास्तविक नियंत्रण संभव है। देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जहां पर कि अरबों की आबादी है, वहां पर यह संभव नहीं है राइट टू रिकॉल। मनीष हिलना डुलना बंद कर बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे तेरे घर पे भूकंप आया है। सॉरी सर। मनीष तबीयत कैसी है? एक मिनट तेजस्विता, मनीष तबीयत कैसी है? सर तबीयत अभी ठीक है सर, मतलब पहले से बहुत आराम है। बस थोड़ी बहुत सर मतलब खांसी ही रह गई है, बाकी फीवर वगैरह अब नहीं आ रही है। तो गला क्यों नहीं कटवा देते? जी सर, गला क्यों नहीं कटवा देते? न रहे बांस न बाजा बांसुरी। तो सर आपके सामने बैठेंगे कैसे? ऐसे बिना गले के सीधे जो है धड़ के बाद सीधे सर जोड़ दो। पहले जो है इंग्लैंड का एक बॉलर हुआ करता था, उसका नाम था पैट्रिक पैटरसन। उसके जो है गर्दन ही नहीं थी, ऐसे था, अब बहुत तेज बॉल फेंकता था। शायद वेस्ट इंडीज का था पैट्रिक पैटरसन। तेजस्विता, सर अधिकार और शक्ति में क्या अंतर है? क्या अंतर है स्वदीप? अधिकार और शक्तियों में, अधिकार और शक्तियों में सर, अधिकार सर हमें संविधान द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और सर जो शक्तियां होती हैं वो सर कार्य करने के लिए दी जाती हैं। हाँ हाँ, ठीक। धारवी, ये पॉलिटिकल साइंस एमए है, पोस्ट ग्रेजुएट है धारवी, तो उसको भी सुना जाना चाहिए। एक हर्षिता गोयल हैं, ये गायब ही गायब, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो है आई किस लिए। नहीं सर, सुन रहे हैं ना पूरा डिस्कशन। तो डिस्कशन सुन रही है तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर, पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया है ये बैठ करके। तो और वैसे भी कहा था कि वीडियो ऑन कर।
वस्तुतः मैं वीडियो ऑन करने के लिए क्यों जोर दे रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो करेज पैदा हो आप लोगों के अंदर। ये इतना अपने आप को हाइड क्यों कर रहे हो आईएएस अधिकारी बनकर के? आज शाम को 8 बजे की क्लास इसीलिए जो है हम लोग करने वाले हैं। ये पता है, ये डिफेंसिव जा रही हो हर्षिता तुम, और तुम्हारे नीचे की बहुत बड़ी समस्या है, तुम अपने आप को इतना दबा दे रही हो कि जिंदा रह ही नहीं सकती। चलो धारवी को जो है छोड़ते हैं, मैं इस सवाल पर आता हूं जो स्वदीप ने बोला, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्वदीप कहते हैं कि अधिकार वे हैं जो संविधान द्वारा दिए जाते हैं, तो प्राकृतिक अधिकार क्या है स्वदीप फिर? सर, प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो प्रकृति द्वारा स्वतः मतलब मनुष्य को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। मतलब संविधान का कोई रोल नहीं है? नहीं, संविधान का है सर रोल। क्या है प्राकृतिक अधिकार में, संविधान का क्या रोल है? क्या सर? हाँ, प्राकृतिक अधिकार में, एक मिनट धारवी, प्राकृतिक अधिकार में संविधान का क्या रोल है? प्राकृतिक अधिकार में सर जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो तो प्रकृति से मिलते हैं, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार होते हैं वो संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि उन अधिकारों को वापस भी लिया। तुम प्राकृतिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार को एक में क्यों मिला रहे हो? हम ये पूछ रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकार में संविधान का क्या रोल है? सॉरी सर, अभी नहीं आ रहा यार। हाँ, धारवी कुछ कहना चाह रही है। मैंने बोला था मैं वापस आ रही हूँ। हाँ, तो तुम बताओ ना, अधिकार और शक्ति के मध्य क्या अंतर है? मुझे फाइन करना है ना दोनों को। दोनों की मुझे तो फाइन करना ना अधिकार क्या है। तो अधिकार तो वो है ना जो मनुष्य के विकास के लिए जरूरी होते हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जो उसके विकास के लिए जरूरी है। फिर मैं रट्टा मारा हुआ है डेफिनेटली हैं? तो ये मैंने रट्टा हुआ है, मैंने रट्टा हुआ है। क्यों रटा है तूने? रटा हुआ है तो एक अलग बात है धारवी, तुम किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हो। जी सर। क्यों? इतने दिनों से पढ़ाई चल रही है, क्यों नहीं? सर 2 मंथ से नहीं कर रही। तो 2 मंथ से नहीं पढ़ तो रही है 20 साल से। तो 20 साल का बताना। हर्षिता, अधिकार क्या होते हैं और स्वदीप कहां पर गड़बड़ कर जा रहे हैं? सर शक्तियाँ तो जो है मतलब अधिकार तो ये है कि अधिकार सिर्फ अधिकार, फिर अधिकार मतलब कि जो उनसे मतलब छीन नहीं सकता कोई भी, मतलब वो सर नहीं बोल पाए। अधिकार हमारे कानूनी दावे होते हैं। अधिकार मीन्स कानूनी दावा है मेरा, इससे अधिक अधिकार कुछ नहीं है। ऐसा कानूनी दावा जो सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप हो। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनके लिए संविधान की मान्यता की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए संविधान की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है। प्राकृतिक अधिकार सार्वभौम और निरपेक्ष होते हैं। यह एक देश से दूसरे देश में जाने पर इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। प्राकृतिक अधिकार हो गए, मानवीय अधिकार हो गए, नैतिक अधिकार हो गए। तो अधिकार ऐसे हैं जो कि संविधान का मुंह देख भी सकते हैं, जैसे वैदिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ये संविधान मूल अधिकार, ये संविधान का मुंह देखते हैं, है ना। तो कुछ संविधान ऐसे हैं जो, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो संविधान द्वारा दिए गए हैं या संविधान द्वारा जिनकी मंजूरी जरूरी है, लेकिन वहीं पर कई अधिकार ऐसे भी होते हैं जिनके लिए इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। मैं क्लियर हूं ना इस बात को लेकर के? ये लिखवाया है ना हर्षिता? हाँ सर, क्लास में आपने करवाया था, उस पर इतनी चर्चा भी करी थी आपने। तो लिखाया तो सबसे बहुत अच्छा लिखाया।
लिखा है, और काफी लंबी चर्चा भी मैंने की थी। अधिकार मैंने क्लास में आधा घंटा तो केवल आप लोग से पूछा, और आप लोग जो मुझको बोलते थे मैं उसको काटता चला जा रहा था, जी सर। यही किया था। तो ये मैं क्यों कर रहा था, ताकि अभिव्यक्ति बढ़े आपकी। ऐसा नहीं कि हर्षिता की तरह मुंह छिपा करके बैठे जैसे इन्होंने मेरा कर्जा खा रखा है, ठीक है ना हर्षिता। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। अधिकार हमारे दावे हैं जो विधि और सामाजिक मूल्यों के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और इन अधिकारों की पूर्ति के लिए शक्ति जो होती है वह क्या होती है। शक्ति अधिकारों की पूर्ति और अधिकारों को व्यवहारिक बनाने के लिए आवश्यक उपकरण है। तो अधिकार अपने आप में वह साध्य है जिसके लिए कि शक्ति साधन है। मतलब अधिकार के साथ शक्ति अपने आप आती है। बगैर शक्ति के अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। हाँ सर, मतलब इन दोनों मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट है, इंटरकनेक्ट। अधिकार वह सवारी है जिसकी कि घोड़ा गाड़ी जो है शक्ति है। अधिकार लक्ष्य है, शक्ति रास्ता है। समझ आ गया। ठीक है ना। हाँ सर, जैसे कि अपने संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता ये जो दी गए हैं, ये सब अधिकार है, और इनकी प्राप्ति के लिए हमें बाकी शक्तियां दी गई है मूल अधिकार के रूप में। न्याय अधिकार भी है, और न्याय आपको दी गई एक शक्ति भी है। आप अधिकार और शक्ति को ऐसे मत जोड़िए। समानता पाना आपको जो है वह अधिकार है कि आप समानता पाइए, और उसके लिए जो भी उपादेय हो वह अपनाना। उस न्याय का शब्द अपने आप में आपको शक्ति देता है कि आपके साथ समानता का व्यवहार हो। तो वह अधिकार को भी परिभाषित, न्याय शब्द आपको जो है समानता का अधिकार देता है। साथ में ही न्याय शब्द आपको वह शक्ति देता है जिसके जरिए कि आप वह समानता पा जाइए। तो न्याय शब्द का प्रयोग अधिकार और शक्ति दोनों के रूप में हुआ है। न्याय अपने आप में न तो अधिकार है और न्याय न तो शक्ति है, ठीक है ना। इसको हम जिस रूप में इस्तेमाल करना चाहेंगे उस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक कॉन्सेप्ट है न्याय। जब आप प्रस्तावना के न्याय पर जाती हैं तो वह कॉन्सेप्ट के रूप में दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद जो है 31-32 तक आपको ढेर सारे अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 32 की जो रिट हैं वह आपकी शक्तियां हैं, ठीक है ना। और जब उनका प्रयोग आप करते हैं तो वह अधिकार ही, जब लक्ष्य के रूप में रखते हैं तो अधिकार हैं, लेकिन जब इसको जो है आप ढाल बना करके औरों को रोकने की कोशिश करते हैं, राज्य के अत्याचार को रोकने की कोशिश करते हैं, तब यही शक्ति के रूप में तब्दील हो जाते हैं। तो एक ही साथ ये अधिकार के भी तौर पर काम करते हैं और शक्ति के तौर पर भी काम करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में अभी जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनमें सभी देशों में राजतांत्रिक रूप से संकट उत्पन्न हुआ है। उसमें राजतंत्र का संकट का उत्पन्न हुआ पड़ोसी देशों में? नहीं सर, मतलब राजनीतिक रूप से तानाशाही की प्रवृत्ति उनमें बढ़ी हुई है अभी। हाँ, पड़ोसी देशों में। तो इस घटना पर भारत की चुप्पी, अगर एक पाकिस्तान में भी जो है पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र में जो है वृद्धि देखने को मिली है। म्यांमार में जो है तानाशाही प्रवृत्ति जरूर बढ़ी है। चाइना में हमेशा से तानाशाही ही रही है। बाकी किस देश में जो है तानाशाही बढ़ी है? बांग्लादेश पूरी तरह से लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है। नेपाल में भी जो है लोकतंत्र है। भूटान जो पूरी तरह से राजतंत्र था, धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ जो है तब्दील हुआ है। आपके मालदीव में भी, श्रीलंका में भी, इनमें किसी में भी तानाशाही प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। किस में हुई है? पाकिस्तान नहीं सर, जैसे
पाकिस्तान तो हमेशा ये होता था कि लोकतंत्र को हटा करके सैनिक सत्ता स्थापित हो जाती थी। पिछले 2-3 बार से, पिछले 10-15 सालों से, मुशर्रफ के बाद से पाकिस्तान में जो है सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक तरीके से ही हो रहा है। धीरे धीरे सेना वहाँ पर अब कमज़ोर हुई है या पर्दे के पीछे अब रहने लगी है। हाँ नहीं सर, जैसे सर नेपाल में जैसे जो कोहली थे सर, प्रधानमंत्री कोहली, उन्होंने संसद को भंग कर दिया था। और उसके अलावा सर जैसे श्रीलंका में सर जो भी राजपक्षे जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं दोनों, तो सर उन्होंने संविधान में संशोधन करने की कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा पावर राष्ट्रपति को मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा सर म्यांमार का सर भी चल ही रहा है। तो सर इन जो तीनों मुद्दों पर सर में अब फिर से आते हैं, नेपाल और श्रीलंका का संविधान इस तरह से है कि वहां पर जो है शक्तियां जाती है, लेकिन क्या कोहली जो कुछ भी चाहते थे कोहली वो कर सके? नहीं कर पाए। इसी तरह से श्रीलंका में राजपक्षे जो कुछ भी चाह रहे थे, राजपक्षे का चाहा सब कुछ नहीं हुआ। वहां पर भी जो है वहां की संसद ने जो है नियंत्रण स्थापित किया। श्रीलंका की जो संविधान है वह द्वैध शासन की मान्यता देती है, जिसमें कुछ शक्तियां पूरी तरह से राष्ट्रपति के हाथ में है तो कुछ शक्तियां संसद के हाथ में है। पूरी तरह से जो है वहां पर जो है तानाशाही स्थापित नहीं है। वहां पर सिंघलवादी जो है ताकतें ज़्यादा मजबूत हैं। यह राजनीतिक तौर पर यह एक अलग बात है, लेकिन राजपक्षे ने ऐसा क्या किया जिसे हम तानाशाही मान लें? क्या उन्होंने संसद भंग करा ली? क्या उन्होंने अपने आप को ज़्यादा ताकतें दे ली? क्या उन्होंने संविधान में कोई ऐसा संशोधन कर लिया? थोड़े बहुत संविधान में संशोधन उस तरह से तो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ मोदी जी हैं। इनसे ज़्यादा तानाशाही शक्ति किसके पास है? तो ये आरोप आज की तारीख में समीचीन नहीं लग रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में जो है तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ रही है। म्यांमार एकमात्र उदाहरण है, चीन हमेशा से रहा ही रहा है। जी सर। तो सर तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ने के फिर लक्षण क्या बोलेंगे? तानाशाही क्या होती है? क्लास में पढ़ाया सर। हाँ सर। धारवे सर जब शक्तियों का उपयोग स्वार्थ पूर्ति के लिए करने लगे जो भी शासक है तो वो तानाशाही कहलाएगी। शक्तियों का उपयोग हर कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए ही करता है। तुम पढ़ाई कर रही हो परार्थ पूर्ति के लिए कर रही हो। जब प्लेट में खाना खाती हो तो घर पर खाती हो तो 2 ही रोटी खाती हो, शादी ब्याह किसी पार्टी में चली जाती हो तो जो है तब कैसे खाती हो? दोनों के बीच का अंतर समझ में आता है। स्वार्थी तो है। घर पे मेहमान आता है तो लगता है कि कितना खा रहा है, दूसरे के यहाँ जाती हो तो सोचती हो कितना खा लें। स्वार्थ पूर्ति तो है सब जगह। सर और जो पुदुचेरी में मतलब चुनाव है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन था। हाँ तो सर मतलब फिर भी वहाँ पे चुनाव, और सर 30 सीट पे चुनाव है। सर मेरे को समझ नहीं आया, मतलब जितनी भी सीटें थी वहाँ पे सभी पे चुनाव, राष्ट्रपति शासन था फिर भी। तो राष्ट्रपति शासन का मतलब यही होता है कि वहाँ की विधानसभा भंग हो गई थी, तो विधानसभा भंग होने के बाद नई विधानसभा को चुनने के लिए सभी सीटों पर चुनाव तो होगा ही ना। राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा अब। और फिर जो ममता बनर्जी का नंदीग्राम में हुआ था सर, मतलब कि नंदीग्राम से तो ममता बनर्जी हार गई, और सर बंगाल में तो शायद चुनाव भी सभी जगह हो गए होंगे। फिर तो सर ममता बनर्जी को सीट वापस कहाँ से मिलेगी? मान लो कि तुम्हारे घर में 4 चेयर है, चारों लोग बैठे हुए हैं, अचानक से मैं आ जाऊंगा तो क्या तुम मेरे लिए कुर्सी नहीं छोड़ दोगी? नहीं सर वो तो है, मतलब फिर भी तो सभी उसी सीटों तरह पे से हो गए कोई न चुनाव, कोई सभी विधायक सीटों में अपनी प्रत्याशी हो गए। कोई न कोई विधायक अपनी कुर्सी छोड़ देगा जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ करके जीत जाएंगी। होता है ऐसा। तो मतलब सर दोबारा से उपचुनाव होंगे वहाँ पे? किसी एक सीट पर हो जाएगी, 1-2 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। वैसे भी वहां पर जो है 1-2 सीट ऐसे रहे जहां पर कि प्रत्याशी की डेथ हो गई थी चुनाव के ठीक पहले ही, तो प्रत्याशी की डेथ की वजह से जो है चुनाव कैंसिल हो जाता है।
तो वहाँ का चुनाव बाद तो में 293 सीट थी शायद, तो वहाँ पे शायद 291 सीटों पे ऐसा कुछ हुआ है चुनाव, 2 पे नहीं हुआ अभी तक, उपचुनाव होना बाकी है वहाँ पे। हाँ, तो इसी तरह से अगर ममता बनर्जी चाहेंगी तो किसी एक पे जीत जाएंगे। अब की बात तो पूरा शासन उनके कंट्रोल में आ जाएगा ना, तो उपचुनाव में मुख्यमंत्री जीत जाता है, कभी हारता नहीं है। सर और सर जो अभी राजप्रिया जो पूछो। कश्मीर में राजप्रिया कश्मीर में सर जो अनुच्छेद 311 लगा था, मतलब जो 311, हाँ अनुच्छेद 311 ही था शायद, वो लगाया था ना सर उपराज्यपाल ने सर, फिर वो क्या था? कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में सर अनुच्छेद 311 के तहत मतलब वो एक शायद शिक्षक को हटा दिया था वहाँ पे। किसको हटा दिया था? जम्मू कश्मीर में एक मतलब अध्यापक था, उसको उपराज्यपाल ने। अध्यापक को हटाने के लिए अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ कंफ्यूजन है तुम्हें। ठीक है स्वदीप। नहीं सर ऐसा कुछ था मतलब। अब बेटा कुछ ऐसा था, उसका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा ना जब तक कि एग्जैक्ट कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ सर मैं अभी वही ढूंढ रही हूँ एग्जैक्ट, आज मैंने आज ही पढ़ा था वो, मैं हाँ वही देख ढूंढ लो, रही फिर थी। बात करते हैं। लेकिन अभी वो बात बाकी रह गई कि तानाशाही क्या होती है। हाँ सर, वो है पूर्णतावाद में आपने लिखाया था टोटलिज्म में कि शासक, इस अवधारणा अनुसार शासन प्रणाली वर्ग किसी एक तानाशाह अथवा किसी एक राजनीतिक दल का संपूर्ण प्रभुत्व होता है। ऐसी शासन व्यवस्थाएं अपने सत्ता को कायम रखने के लिए उचित व अनुचित तरीके अपनाती हैं। एग्जैक्टली, यही तानाशाही है। तो ये तो हर कोई अपनाता है ना सर? हाँ, तो मात्रा होती है, कभी दाल में नमक डालो तो ठीक है चलता है, और कभी नमक ज़्यादा हो जाए दाल कम हो जाए तब। तो सर तानाशाही तो मतलब गलत होता है ना सर, उसकी मात्रा कैसे डिसाइड कर सकते हैं ऐसे लोकतंत्र में? तानाशाही तो गलत है ही है, तानाशाही को गलत या नहीं, लेकिन तानाशाही में जो बात ये है कि अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वह उचित अनुचित दोनों तरीके अपनाता है। ये ठीक ऐसे जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी की सत्ता है ना, और पिताजी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कभी कभार जो है रबर की पुरानी चप्पल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। मुस्कुराते तो हम लोग समझ गए, अब हाँ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पिताजी हर बात पर चप्पल उठा दें कि क्या पिताजी से कभी कभी असहमति नहीं, पापा नहीं आज जो है बैगन की सब्जी नहीं बनेगी, आज तो मैं जो है पक्का टिंडा खाऊंगी, ऐसा जिद हो जाती है ना। क्या पिताजी हर बार अपनी बात मनवाने के लिए चप्पल उठा देते हैं? नहीं। या कई बार आप लोग की जिद को भी तानाशाही वो होती है जो हर बार अपनी बात मनवाना चाहता है। सद्दाम हुसैन की तरह ना सर? कहें तुम्हारे देश में भी कम है कि उतना दूर जा रही हो? तुम्हारे देश में इस समय क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है ना। यूपी में अगर कोई जो है हॉस्पिटल इस समय कह दे कि ऑक्सीजन की कमी है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जा रही है, ये हालत है। सर यूपी की सर वैकेंसी के सर नोटिफिकेशन बड़े खतरनाक होते हैं सर। सर उनमें क्लियरली लिखा होता है कि ये वैकेंसी बिना किसी कारण बता रद्द की जा सकती है। ये भी तानाशाही हुई ना सर? क्या हुआ मैं समझा नहीं। स्वदीप फिर से बोला अपनी बात। मैं सर ये बोल रहा था कि सर यूपी में जो सर नोटिफिकेशन आते हैं जॉब के लिए, तो सर उनमें क्लियरली लिखा होता है कि ये वैकेंसी किसी भी समय बिना बताए रद्द की जा सकती है। अब फॉर्म भरना हो तो भरो, नहीं भरना हो मत भरो। नहीं, ये कई बार ऐसा होता है कि जैसे व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आकस्मिकता को जो अपने हाथ में रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर बार ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। यह भी मनमाने पूर्ण तरीके से नहीं हो सकता है। आप उसका कारण पूछ सकते हैं,
आप चाहे तो कोर्ट में जो है उसके लिए अर्जी दे सकते हैं, वो बताने के लिए बाध्य है। मनमाने पूर्ण तरीके से लोकतंत्र में कुछ भी नहीं हो सकता। सर मेरा क्वेश्चन सर ये था, हाँ बोलो तेजस्वी। नहीं भैया, आप पूछो फिर बाद में पूछो। ठीक सर, मेरा अच्छा क्वेश्चन एक ये चीज था, मुझे बताओ, ये बिना एक दूसरे को जाने भैया बहन दीदी कैसे बना लेते हो आप लोग? ये सर स्कूल से सीखा है। गलत सीखा है, हाँ सर, ये बहुत गलत तरीका है। भाई बहन के रिश्तों को जितना कलंकित इस जो है रैंडमली भाई बहन बनाने ने किया है, क्यों भाई बहन बना लेते हैं आप लोग? क्या हर जगह ये मर्यादा निभ पाती है? और फिर यही भाई बहन बोलना जो है आगे चल करके जो है पता चलता है कि प्यार में भी तब्दील हो गए। यही भाई बहन क्लास की जो है पता चला कि कभी ब्याह हो जाता है। ये एक बहुत गलत अप्रोच है मेरे हिसाब से। भाई बहन का रिश्ता एक बड़ा पाक रिश्ता है। ये जिस तरह से आप हर किसी को जो है पति पत्नी भैया भाभी नहीं बोलते हैं, भाभी नहीं बोल सकते, उसी तरह से आप हर किसी को जो है भाई बहन भी मत बोलिए। या तो इतना दम रखिए कि फिर उस रिश्ते को निभा ले जाइए। मुझे नहीं सर, किसी को एड्रेस करने के लिए अगर वो नॉन नहीं स्ट्रेंजर, क्या सर? इनका नाम स्वदीप है। अब माँ बाप ने इनका नाम स्वदीप रखा कि आप एड्रेस करिए ना सर। जैसे आप कह रहे हैं ना भाई बहन किसी को बोलना, तो जैसे कोई स्ट्रेंजर होगा तो एक मर्यादित रिश्ता है ना जी। हर सड़क छाप आदमी को भाई बहन क्यों बना लेते हो आप लोग? तो सर सड़क छाप मतलब जो सड़क पे वो स्ट्रेंजर, उसको क्या बोले फिर? उसको बुलाओ, जिस प्रोफेशन से जुड़ा है उसका नाम लेकर के बुलाओ, भैया कह करके बुला लो हर किसी को। आइए जो है सबको सर संदीप, प्रश्न क्या था आप अपना बताएंगे सर को? अब स्वदीप बोलने में इसको जो है 3 बार जुबान लड़खड़ाई, पर ये गलत तरीका है मेरे हिसाब से। इतना जो है सोसाइटी अब जो है अपने आप को खुलने देना चाहिए। और ये पता है, ये कहीं न कहीं बस ये है कि लोग बचपन में क्यों बताते हैं कि कहीं जो है 2 लोग आपस में जुड़ न जाएं, इसलिए भैया बहन बना करके दूरी बना दो। और जुड़ क्यों जाए? हाँ सर। क्या भैया सर ये डर है परिवार वालों का इसे। ये कहीं कहीं लड़कियों को दबाने का ही एक उपक्रम रहा है। कभी इस पर डिटेल में चर्चा हो जाएगी। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे सर वर्तमान प्रधानमंत्री ज्यादातर योजनाएं वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन ऐसी योजनाएं निकालते हैं। सर उनका इस तरह की योजनाएं निकालने का मतलब क्या है? इसको किस तरीके से देखें इन योजनाओं को? वह जो है केंद्रीयकरण की ताकत को ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। इसी आधार पर वह सभी योजनाओं पर जो है केंद्र को हावी कर देना चाहते हैं, ताकि किसी भी राज्य में कोई भी योजना चले और वह जो है कहीं न कहीं राष्ट्रीयता को जो है उभार देना चाहते हैं। राष्ट्रवादिता के उभार के जरिए वह अपनी जो है उस राजनीतिक गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी का जो राजनीतिक गेम है या दक्षिणपंथियों का जो राजनीतिक गेम है वह एक संस्कृतिवाद की है। इसलिए वह हर जगह एक देश, एक समाज, एक कानून, एक खाना, एक पीना, इसकी बात करते हैं। तो यह दक्षिणपंथी राजनीति की व्यवस्था भी है, उसकी साजिश भी है। नहीं होना चाहिए, यह लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है। कैसे हो जाएगा? ज़्यादा सही है कि पंचायती राज को ताकत दिया जाना चाहिए, पंचायतों को ताकतवर बनाना चाहिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड में एसेंशियल चीजों की ही मतलब दुकानें खुलेंगे, जैसे मेडिकल हो गया या किराना हो गया है, तो अब जैसे स्टूडेंट्स के लिए बुक्स वगैरह इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें काफी इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसके लिए सर जो रिपोर्ट या फिर कोई भी एप्लीकेशन मैं फाइल करना चाहूँ, तो फिर पीएमओ पर जाके लगेगी या फिर स्टेट पोर्टल पे लगेगी? सर तुम क्या लगाना चाह रही हो?
सर मैं चाहती हूँ कि जैसे कि किराने की दुकानें 6 से 11 या 9 से 11 के लिए खुली हुई है, मेडिकल की खुली हुई है, सब्जी वालों को शाम को 6 बजे तक अलाउड है, तो सर स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि बच्चे रह रहे हैं, कैरियर सबका बर्बाद हो रहा है, तो उनके लिए भी एसेंशियल चीज है ना सर, बुक्स मार्केट जो है, तो ये भी 2 घंटे खुलना चाहिए। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन लगाना चाहूँ तो स्टेट पोर्टल पे लगेगी सर, या फिर पीएमओ पोर्टल पे लगेगी सर? कहीं पर भी लगा दो, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सब खुद पढ़े लिखे तो है नहीं। नंबर 2 की चीज़ समझो कि कोरोना में कहीं ना कहीं जो है इंटरनेट की दुनिया को आगे किया जा रहा है। हाँ सर, ये तो पिछले समझ गए थे 7 सर। सालों में इंटरनेट को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट से जो बहुत पैसे वाले होंगे केवल वही धंधा कर पाएंगे, बाकियों का धंधा मंदा हो जाएगा। जी तो सर। वो दुकानें वगैरह बंद करा करके इसी चीज को जो है लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आपको किताबें चाहिए तो किताबें जो है आप जो है वो कहेंगे कि ऑनलाइन मंगा लीजिए, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। सर लॉकडाउन में ऑनलाइन भी तो नहीं आ रहा है ना, घटना चक्र की वजह से परेशान हूँ सर। और जो घटना चक्र मार्केट में 190 का है, वो अमेजोन पर 410 का आ रहा है सर। नहीं, एक तो जो है उसको नहीं बढ़ा सकते, तुम सीधे सीधे घटना चक्र के जो है पब्लिकेशन उस पर चली जाओ, वहां से मिल जाएगा। नहीं तो ये वस्तुतः सभी चीजों के रेट बढ़ गए हैं। अब हर चीज जो है काफी महंगी हो गई है, दूनी तिगुनी महंगी हो गई है। जो 15-16 हजार रुपए का कंसंट्रेटर आता था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, अब वो 70-80 हजार 1 लाख रुपए को पार कर गया है। जो जोमेटो से जो है डिश पहले जो है 100 रुपए में आ जाता था, अब वो 400 रुपए में आ रहा है। हाँ सर। तो सब कुछ महंगा हुआ है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, लेबर चार्ज महंगा हुआ है, चीज़ों को मेंटेन कर, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। तो जब प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो मार्केट में जो है डिमांड जो है वो जो की त्यों बनी रह गई और सप्लाई जो है कम हो गई, कम हो गई, तो रेट जो है इस वजह से भाग गए हैं। ठीक है ना? तो वो दुकान खुलेगी भी तो एक तो दुकान तक जाना मुश्किल है, और फिर नहीं पहले जिंदा रहेगा तभी तो पढ़ेगा ना इंडिया। और फिर हमारे देश के नेता कितने पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज़ को भी समझिए। आज तक तो डिग्री इन लोग की मिलती नहीं है। 10वीं फेल जो है इस देश की उच्च शिक्षा मंत्री बना दी जाती हैं। तो आप खुद ही समझिए कि इस देश में शिक्षा की क्या हैसियत है। किसान मर रहा है, जवान मर रहा है, नौजवान तड़प तड़प करके मर रहा है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, यमुना में लाशें बहाई जा रही हैं। यहाँ पर सेंट्रल विस्टा ही नई संसद ही छूटी जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि 2 साल बाद भी अगर संसद बननी शुरू हो जाए तो क्या दिक्कत है। हाँ सर। 2033 के पहले सांसदों की संख्या नहीं बढ़ सकती। कह रहे हैं कि सरकार ने तर्क दिया कि पुरानी संसद की व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए विश्व स्तर पर इमेज खराब हो रही है। लाशें नहरों में बहा रहे हैं, आप लोग नदियों में बहा रहे हैं, धड़ाधड़ लाशें जल रही हैं, सड़कों पर लोग मर रहे हैं, इससे क्या देश की इमेज सुधर रही है? तो 2 साल बाद अगर यही संसद बनती तो क्या कमी हो जाती? तो आप चिंता मत करिए, आप कितना भी लिख लीजिए, उनके कान पर जू नहीं। जब पूरा देश मीडिया चिल्ला रहा है कि कुछ करो महाराज, वो जो है अपनी ढपली अपनी राग बजा रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से मन की बात कर रहे हैं, तो उनको कुछ लेना देना ही नहीं, उनको चुनाव लड़ने से मतलब है। आजकल पंजाब भूत पे सवार हुआ है। गुरु तेग बहादुर का जो है पर्व दिवस था, तो उस दिन जो है दिल्ली में साहब जो है गुरुद्वारे में घुस करके जो है वहाँ पर मत्था टेक रहे हैं। हाँ बोलो ना। अभी लॉकडाउन लगा हुआ था 15 मई तक, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों की शॉप बंद है, मम्मा का सलून बंद है, मतलब वो चीजें बंद है, फिर भी दुकानें, अमीर लोगों की दुकानें खुल रही हैं। तो जबकि शराब के ठेके जो जरूरी नहीं है वो खुले हुए हैं, तो हम लोग वही कमाएंगे वही करेंगे, वो सब शराब की दुकानें बहुत जरूरी हैं धारवी। सोम सुरा पुरखे पीते थे हम कहते उसको हाला, वारिद मदकर के जो निकली कहते हम उसको प्याला। वेद विदित यह रस्म न छोड़ो, वेद विदित यह रस्म न छोड़ो, ओ वेदों के ठेकेदारों,
नई नहीं है, युगों युगों से पूजती आई है मधुशाला। अगर शराब ही इस संसार में ना हो तो सोचो आतंकवादी क्या करता है। वो 72 हूर और शराब के लिए ही तो जो है लोगों की जान लेता है, जान देता है। अब तुम शराब ही खत्म कर दो, तुम्हारे जैसे रहे तो सारे आतंकवादी बेरोजगार होकर के घर पर बैठ जाएं। नागिन नागिन जैसी डांस जो है, तुम्हारी भी शादी होने वाली है चंद दिन में, क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी शादी में लोग नागिन नागिन नाचे? नहीं सर, हमारी शादी में शराब की जगह नॉन वेज भी अलाउड नहीं, रमजान दिया। तो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से एक लोक नृत्य इस देश से गायब हो जाए, लोक कला गायब हो जाए, अंग्रेजी बोलने की जो है क्षमता लोगों से खत्म हो जाए। देसी जो है 2 पाउच किसी को पिला दो, उसके बाद देखो कितनी फाइन अंग्रेजी बोलता है वो। शशि थरूर ट्यूशन ले लो उससे, है ना। तो तुम क्या चाहती हो कि इस देश से ये सब कुछ गायब हो जाए? थिएटर खुल नहीं रहे हैं, टीवी पर नए गाने आ नहीं रहे, कम से कम शाम को जो है गांव में लोग नाले वगैरह में लौट रहे हैं, वही आनंद लेने दो। तुम उसकी भी दुश्मन बनी पड़ी हो। क्या सब लोग बैठ करके केवल सत्संग करें तुम्हारी तरह? और किसी महान पुरुष ने कहा है कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, मैं कदे झूमते पैमानों में होती हलचल। है ना, हर किसी पे कुछ न कुछ का नशा है। किसी पे पढ़ने का नशा है, किसी को पढ़ाने का नशा है, किसी को जो है बतियाने का नशा है, किसी को जो है RTI ही लगाने का नशा है, किसी को मन की बात करने का नशा है, किसी को ट्वीट करने का नशा है। तो नशा सबको है, सिर्फ शराब ही दोषी क्यों है? शराब है और बात संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर हो जाता है? संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है हर्षिता? संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है? ओके, तो संविधान तो मतलब किसी देश के नहीं, किसी भी संस्था, देश, किसी भी समूह के नियमावलियों को बताना और उनके मूल भाव। तेजस्विता, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है?